देने वाले बंद हो गए। हाँ? शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा, आप इसे डाउनलोड कर लें। क्योंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज़ वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज़ वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज़ की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और इसमें आपको 12 वीडियोज़ हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफ़र है इस पर जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन हो
प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अब संभाषा शुरू करते हैं और आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। जब मैं बोलता हूं सर्वश्रेष्ठ, इसका मतलब होता है कि सभी लोगों में श्रेष्ठ चिकित्सक हैं आप लोग अगर कंपेयर करेंगे अपने आप को, तो आप लोग के सिटी में और भी चिकित्सक लोग हैं, हर लोग, लेकिन वो इतना अच्छा से अंशांश कल्पना से एनालिसिस करके चिकित्सा तो कोई नहीं देते, क्योंकि लोगों को ना सिखाया नहीं जाता। लेकिन जो आयुष दर्पण के चिकित्सक हैं, बहुत बढ़िया एनालिसिस करके और चिकित्सा दे रहे हैं, तो सभी को सफलता मिल रही है। आप लोग देखिए, कंपेयर करिए। हमें ना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना और घमंड में नहीं रहना है। हमें तो मेहनत करना है और हमें सीखना है, अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करना है। तो मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं और हम लोग अभी संभाषा शुरू करते हैं। आप लोग अपने अपने अनुभव हमें बताइए, ताकि हमें और कुछ सीखने को मिले, क्योंकि ये जो परंपरा है संभाषा करने का, ये ऋषि मुनि लोगों ने सिखाया हमें। आप देखेंगे तो आयुर्वेद अवतरण जो है वह भी संभाषा से ही हुआ। मतलब जो दीर्घ जीवती अध्याय जो बताया चरक संहिता में, वहां संभाषा हुआ और आयुर्वेद को स्वर्ग से लाने के लिए भरद्वाज मुनि को भेजा गया और इंद्र से वो सीख के लाए और उन्होंने सब कुछ किया। और बहुत सारी संभाषाएं हुई हैं, रस के बारे में संभाषा हुई है, फिर उसके बाद में रसायन के बारे में संभाषा हुई है। 7 संभाषा का उल्लेख चरक संहिता में। तो हमें न संभाषा से ही ज्ञान प्राप्त करना है, जो ऋषि मुनि लोगों की परंपरा सतयुग में थी। आज कलयुग चल रहा है, तो हमें भी वही चीज से आगे बढ़ना है। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ और आप सभी लोग वही ऋषि मुनि हैं जो उस सतयुग में संभाषा करते थे। फिर आप लोग त्रेता युग में भी करते थे, द्वापर में भी करते थे, कलयुग में भी हैं। आप लोग अब आज क्वालिफाइड डॉक्टर है, लेकिन आप सब ऋषि मुनि ही हैं। सभी की आत्माएं पवित्र आत्माएं। तो मैं अभी सब लोग को बुलाता हूँ, हम लोग चलिए संभाषा करते हैं। तो पहले मैं कुछ लोगों का हालचाल भी पूछ लेता हूँ। डॉक्टर गरिमा जी, आप सुन पा रही हैं क्या? गाजियाबाद की डॉक्टर गरिमा जी, डॉक्टर गरिमा जी सुन पा रही हैं तो कृपया अनम्यूट करिए। मैं 1 मिनट अनम्यूट करने का ये कर देता हूँ। डॉक्टर गरिमा जी सुन पा रही हैं तो कृपया अनम्यूट करिए। शायद नहीं सुन पा रही हैं। डॉक्टर विकास कुमार जी कैसे हैं सर? सर ठीक हूँ, प्रणाम सर। आज संडे को कुछ पेशेंट देखे आपने कि छुट्टी हाँ मनाए? सर, नहीं छुट्टी मेरी नहीं होती है, पेशेंट और फार्मेसी हमेशा रहता है। तो क्या दवाई क्या बनाए फार्मेसी में और क्या पेशेंट देखे वो बताइए। सर फार्मेसी में बनाया मैंने, आप जो वो बताते हैं वो शुगर वाला चूड़, हाँ, उसको बनाया, और वो थायराइड वाला। अच्छा। और पेशेंट कैसे देखे आपने? पेशेंट जनरल ही थे, अर्श के पेशेंट थे, और कुछ ये ओवेरियन सिस्ट वाले थे, जी। और एक ज्वर का रोगी था। इस तरह के ये सब तो थे। ओवेरियन सिस्ट में आप क्या दिए दवाई? सर आप वही जो बताते हैं वो, अरे सर नाम नहीं याद। सोच के बताइए। मैंने आपको अचानक तो आप होस्ट भी बना दिया। अचानक आप पूछ लेते हैं तो गड़बड़ा जाता है। हाँ जी, ठीक है, आप सोचिए तब तक, फिर 2 मिनट के बाद बताइए। ठीक है सर। सोच के बताइए। और कौन बताएगा? ये 4EB670 ये कौन है? कृपया नाम से बताइए। 4EB670F2 ये कौन है? और एक जूम यूजर करके कोई आए हैं, कृपया नाम बताइए, नहीं तो मैं आप लोगों को वेटिंग रूम में हटा दूंगा। जूम यूजर कौन है? जूम यूजर कौन है? कृपया नाम बताइए। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी कैसे हैं आप? प्रशांत भट्ट जी, भट्ट साहब शायद सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ सर, प्रणाम। हाँ, ये 4EB670F2 कौन है? पता नहीं सर कौन है, ये कोई नया लग रहा है। कृपया नाम बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी हेलो सर, डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ मैं। हेलो हाँ जी, बताइए। तो मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। जी जी। सर एक मेरे पास एक केस नहीं आई है, पर सिर्फ पूछ रही हूँ कि अल्जाइमर्स डिसीज में हम लोग क्या कर सकते हैं। 68 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है। हाँ उनका 38 ईयर के एज में पूरा हिस्टेक्टोमी, ओवरी सब कुछ निकाला था। तब जी। तब का हिस्ट्री बोले थे, शायद उनको ऐसा बोले थे कि ना वो कैंसर हो सकता है, इसलिए तब पहले से उनका सब कुछ बोलते हैं ना निकाल दिया। और उसके बाद उनको 15 साल आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन बोलते हैं ना, प्रीमेरिन टैबलेट चालू था, फिर जी। बंद करके अभी उनको जस्ट स्टार्ट हुआ उनका सीटी स्कैन। बोल रहे थे कि
ऐसे लिम्स में है ना वो दिखाई दे रहा है एट्रोफिक चेंजेस, जी तो उनको डोनैप 2.5 mg चालू किया है। डोनापेनेजिल रहता है ना, सिर्फ एल्जेमियर्स जी पर जी रहता है ना वो। और एक थायराइड भी अभी डिटेक्ट हुआ है, उसको जी भी थायरोनॉम 12.5 mg की चालू की है। और फीमेल है ना वो 36 kg है सर, बहुत बोलते ना एकदम लो वेट है, पुरुष एकदम। और जैसे उनका वो हिस्टेक्टोमी वगैरह क्या 38, तभी उनका बोलते ना वो 10 साल जल्दी एज होने लगी, क्योंकि जी। पूरा ये निकाल लिया। तो उनको सर्वाइकल में सब हड्डियों में पेन, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह सब है सर। पर ये उनको चालू किया तो वो मुझे पूछ रहे थे सर कि आपके आयुर्वेद में अलोंग विद इसके साथ दे सकते हैं क्या, कोई क्यों इंटरेक्शन? नहीं तो दे सकते हैं? इंटरेक्शन नहीं होगा ना डोनैप से, डोनैप के साथ दिया तो पूरा चलेगा? कुछ नहीं होगा इंटरेक्शन, अपना जड़ी बूटी है अपना, तो एज ए फूड हम लोग दे सकते हैं। हाँ सर, मैंने यही बताया उनको। तो सर मैंने तो बोला उनको एटलीस्ट, तो वो पेशेंट को एसिडिटी की भी बहुत तकलीफ थी, उनका कुछ बोलते ना स्टमक का जो अपना ये रहता है ना एंट्रम सर, वो जी वीक है। तो उनको चालू है सर, कुछ बोलते ना पैन 40 ओमेज ऐसे, तो अभी बहुत कंट्रोल है एसिडिटी पे। वो बोलते मुझे उसका कुछ नहीं दवाई, अगर जी। आप अल्जाइमर पे कुछ कर सकते। तो मैंने बोला था नस्या वगैरह सब कुछ है इसमें, तो पेशेंट का बल्क तो बहुत कम है। पर सर आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या कर मेरे सकते? हिसाब से सब वात रोग है, हाँ प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। हाँ हाँ सर। तो इसमें हमें नस्य का प्रयोग करना चाहिए। आप अगर मुझे केस अच्छे से बताएंगे, केवल अल्जाइमर्स करके बताएंगे, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। नहीं अल्जाइमर्स करके नहीं, मैंने इसलिए आपको सब पास्ट हिस्ट्री ये बताई है सर। हिस्ट्री अभी बताइए, उनका लक्षण बताइए, लक्षण। लक्षण ये है कि सर मैं बता रही हूँ कि वो भूल रही है। अभी मुझे कल वो आई ना, उनको सिर्फ वेट देखना है, मुझे वो चेक करना है, मतलब नीचे नीचे बोलते हैं ना इशारे करे, वो क्या बोलते हैं उसको चेक करना है, वो नीचे ऐसे जमीन पे दिखा रहे, मतलब उनको वजन शब्द भी नहीं मतलब याद। इसमें स्मृति अपगम हो रहा है। हाँ, क्योंकि हाँ उनका सब न्यूरोलॉजिस्ट के पास चेकअप हुआ, उधर पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं ना, उनके कोई कोई टेस्ट जी रहते हैं ना सर जी। राइटिंग के वगैरह, उसमें सब वो भूल रही थी और राइटिंग तो ठीक है बड़ी। ना, आपको हाँ अपस्मार की चिकित्सा करना पड़ेगा। हाँ उसमें हाँ हाँ स्मृति सर। अपगम जो बताया अपने ग्रंथों में हाँ हाँ आयुर्वेद के दृष्टि से, तो इसमें स्मृति सागर रस, ब्राह्मी हाँ प्राश, ब्राह्मी वटी, हाँ सारस्वत घृत, सारस्वत चूर्ण, अब मैं बहुत सारा दवाई बता रहा हूँ, उसमें से चूज हाँ हाँ सारस्वत घृत, सारस्वत चूर्ण, ब्राह्मी वटी, पंच तिक्त घृत, नहीं पंचामृत लौह गुल, फिर हाँ नस बचा तेल, ज्योतिषमती तेल, मेध्य रसायन, ये सब का प्रयोग करेंगे, और वो भी 1 साल तक करेंगे, तो अल्जाइमर जड़ से बीमारी ठीक हो जाता है। सर एक और एक कुछ वचा तेल अगर डाले तो समझो मैं आपको वचा वो तेल ये। भेजूं हाँ क्या? मेरे पास हाँ एक मैं। तो एक आवर्ती वाला वचा तेल है, वो हाँ हाँ डालेंगे ना तो पेशेंट का एक तो माइंड रिलैक्स हो जाएगा, उनको नींद अच्छी आएगी, और दूसरा उनका जो मेमोरी का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो हाँ 100% गारंटी देके बोलता हूँ, स्टैम्प पेपर अच्छा पे गारंटी देके बोलता हूँ कि उनका जो हाँ ये डिमेंशिया जो है प्रॉब्लम हाँ 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 से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा सर, एक बात मुझे, आपका वचा तेल से मतलब वो दूसरे तेल हो, वो दूसरे तेल जैसे दाह होता है वैसा तो ये नहीं होगा ना मेरे तेल दलिया? से दाह नहीं होता है, 101 आवर्ती वाला है, आराम से हाँ जाता है, और पेशेंट को अच्छा लगता है, पेशेंट मांग मांग के बोलते हैं कि हमें डालिए क्योंकि फायदा हो रहा है। हाँ हाँ, तो मैं देखूंगी अभी आया ना वो तैयार है ना पेशेंट दे, तो आप फिर पहले मैं। थोड़ा लीजिए और उसके बाद आप देखिए आपके पेशेंट का डिमेंशिया का प्रॉब्लम परमानेंट ठीक हो जाएगा। और सर इसमें महाकल्याण गुरुत्व वगैरह भी दे सकते? महाकल्याण घृत है, फिर ब्राह्मी घृत है, महापंचगव्य घृत है, फिर हाँ सर, क्योंकि मुझे ना इस पेशेंट में कुछ ज्यादा दवाई नहीं, क्योंकि वो पचा ही नहीं पाएगी इतना, वो बोलते हैं ना उसका दीपन पाचन शरीर ही। करके। और दूसरा क्या करना है कि हमें कभी कभी उन्माद के भी सिम्टम दिखते हैं, डिप्रेशन में हाँ रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, तो उन्माद गज केसरी रस का बहुत बढ़िया काम होता है। ओके ओके, अच्छा चलेगा, क्योंकि ये रस धातु का पूरा क्षय हुआ है ना सर पूरे तो रस शरीर पाचक का। दे दीजिए, हाँ पैदिलॉन, ये सब दे दीजिए। और आपको क्या लगता है आयुर्वेद से आप ठीक नहीं कर देंगे क्या? नहीं, ठीक कर दूं। मैंने उनको बोला कि ना एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं सर, आयुर्वेदिक ही इसको बोले ठीक कर सकता है, मैंने इतना सब बोला है। पर ये सर कैसे मालूम है, जिधर मेरा क्लिनिक है ना वही नेबर है ऊपर के, तो ये नेबर लोग जल्दी नहीं आते सर, मुझे इतना मालूम हमारे है सर तो बताते हैं कि नेबर का इलाज कभी नहीं करने का, रिलेटिव का इलाज कभी नहीं करने का। तो ये लोग सिर्फ पूछ के जाते हैं, पर आने को ये होता है। मैंने सिर्फ अपने ज्ञान के लिए आपको सवाल पूछा, जाने दो, कोई नेक्स्ट टाइम आए तो अपनी ये कर सकते कभी हैं भी ना। नेबर का इलाज नहीं करना चाहिए, आपको बुरा लगता होगा लेकिन नहीं प्रैक्टिकल नहीं बात है। सर, नहीं नहीं, यू आर राइट सर, मैंने तो अनुभव किया है सर।
नेबर्स का कभी इलाज नहीं करना, जो रिलेटिव है, मामा, चाचा, मौसा वो या कोई कीमत नहीं रखते सर अपनी दवाई का, उनको लगता है सब पिताजी के जो दोस्त लोग हैं उनका इलाज कभी नहीं करना चाहिए। वो लोग तो एक वो वैल्यू भी नहीं करते। अभी एक मेरे पास, मेरे पापा के ये थे एयरफोर्स के, मेरे पापा एयरफोर्स में थे, तो उनके एक मतलब पहचान के एक अंकल है, तो वो अंकल ने मेरे से दवाई लिया, मैंने उनसे 700 रुपए लिए और महंगा दवाई हाँ दिया। सर, वो दवाई भी नहीं खाए और इतना बदनाम किया मेरे को, इतना बदनाम किया कि इनका दवाई तो इतना महंगा, 700 रुपए का, और फायदा भी नहीं होता, नुकसान हो गया। तो मैंने उनको कहा कि आप मेरे पास मत आइए प्लीज। नहीं सर, आई हैव आल्सो टेकन फ्रॉम माय नेबर 700 अगर बोलते ना हफ्ते का, तो उनको इतना ये, और कंसल्टिंग रहता है तो उधर अभी तो कंसल्टिंग 1500 है मुंबई में, या 2000, फिर बाहर का दवाई। तो और हम मैं लोग तो भी बोल कर देता हूँ कि सकते मैं तो भी प्रैक्टिस ही नहीं करता हूँ, मैं तो ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। मेरे तो अभी प्रैक्टिस ही नहीं चल रहा है, मैंने क्लिनिक बंद कर दिया। मैं ऐसे डायरेक्ट मना कर देता हूँ। और आप ना उनको बोलिए दूसरे लोग का सजेस्ट करिए। मैं ना ऐसे लोग को जमदग्नि सर के पास भेज देता हूँ और सर को फोन करके देता हूँ कि सर थोड़ा इनसे थोड़ा अच्छा फीस लीजिए, तब अपनी वैल्यू रहती है। क्या है ना, बराबर नेबर्स का, रिलेटिव्स का इलाज नहीं करना चाहिए। ये आज की दुनिया बहुत खराब है। हम लोग की बराबर। पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं रहती है। नहीं सर, जी होता है दूसरे डॉक्टर के एजुकेशन की कीमत होगी, वही जो पढ़ा है, पर हमारे ही नहीं रहती है, तो हाँ, वो है उनको लगता है फ्री में करो और वो फ्री। एहसान जताते हैं हम पे इलाज और करा। फ्री में भी क्या ना, तो उनको लगता है कि नहीं, इनको इनके पास कोई आता ही नहीं ना, इसलिए फ्री में हाँ, ऐसे करना ही होता नहीं है। चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करने का। टाइम नहीं वेस्ट कर, बराबर बोल रहे। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। आप लोगों को बुरा लगता होगा लेकिन मैं प्रैक्टिकल चीज, मेरे सर ने यही चीज सिखाया कि नेबर्स का कभी इलाज नहीं करना। सर मुझे तो कंसल्टेशन फीस ही नहीं दी थी सर। ऐसे ही है। प्रणाम सर। प्रणाम। ऐसे ही है, वो देते ही नहीं है और वो ना एहसान जताते हैं। और मेरे पास तो मेरे नेबर आके ना, मेरे जो वो पैकेट्स रहते हैं ना, वो 10-15 उठा के ले जाते हैं, फिर नस्से का बॉटल लेके जाते हैं, मतलब जैसे उनका ही अपना है क्लिनिक, उठा के लेके जाते हैं बिना पूछे। इसलिए नेबर का कभी नहीं करने का। ऐसे दोस्ती रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन इलाज नहीं। मेरे को सर आते ही नहीं प्रणाम। है। जी सर प्रणाम। हाँ, प्रणाम भट्ट जी, कैसे हैं? प्रणाम सर। सर बढ़िया बढ़िया पेशेंट आया है बढ़िया सर। सर सर। केस था मेरा। भट्ट जी एक सुनिए ना, कंचन जी के कोई पेशेंट आए हैं, उनसे हम बात सर कर लेते हैं। हाँ, जी सर स्वरूप जी। झेंडे करके पेशेंट है सर। स्वरूप, उन्होंने डॉक्टर लिख दिया शायद सामने, स्वरूप झेंडे। उन्होंने नहीं लिखा, मैंने लिखा, मैं उसको। हाँ, ओके सर। तो पहले मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, स्क्रीन बंद करता हूँ, फिर मैं उनका नाम चेंज कर दूंगा। और स्वरूप जी प्रणाम आपको, आप कैसे हैं? ये प्रणाम हादसे डॉक्टर। में हम आपका इलाज करेंगे, ये हम कॉमन बात कर रहे थे। डॉक्टर्स लोगों को आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना प्रैक्टिस में, तो आप बुरा मत प्रणाम मानिए। प्रणाम। जी बताइए सर, इनका केस टेकिंग कौन करेगा? सर मैं करता हूँ। हाँ सर करिए, और थोड़ा माइक के पास है ये भट्ट जी। जी सर मैं कर रहा हूँ सर। हाँ, मैंने हाँ नाम सर। चेंज कर दिया है। हाँ सर प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है स्वरूप झेंडे। अच्छा सर, क्या तकलीफ है आपके लिए? मुझे 1.5 साल पहले ना कोरोना हुआ था, तो 21 दिन ऑक्सीजन पे था। उसके 2 महीने बाद आई हर्पिस जोस्टर हुआ था, और उसके साथ लेफ्ट आई में हुआ था, और लेफ्ट आई में आई स्ट्रोक आया था। तो हर्पिस चला गया, लेकिन पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया अभी तक बाकी है। और उसके बाद में कैटरेक आया था। तो राइट आई का तो कैटरेक का ऑपरेशन हो गया, लेकिन लेफ्ट आई का इन्फेक्शन के कारण नहीं कर रहे थे। लेकिन बाद में कैटरेक इतना बढ़ गया कि वो इन्फेक्शन में भी ऑपरेशन करना पड़ा। तो ऑपरेशन के बाद रेटिना को होल आया 179 माइक्रोन का, और कॉर्निया पे भी अल्सर है, तो विजन कम हो गया। तो एक्चुअली मैं रेलवे में मोटरमैन का काम कर रहा था, अभी वो ऑफिस जॉब पे काम करना पड़ रहा है। अच्छा सर, आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसे कोई बीमारी तो नहीं आपको? थायराइड? नहीं, नहीं शुगर थायराइड बाकी कोई ये बीमारी नहीं है। कोलाइटिस का अच्छा प्रॉब्लम है। कितना उम्र है आप? अच्छा कितना उम्र है आपका? 55। तो अभी जॉब करते हैं आप? हेलो। अभी जॉब करते हैं आप, मतलब जॉब पे जाते हैं? जॉब पे जाता हूँ, ऑफिस जॉब करता हूँ। अच्छा, आपका थोड़ा दिनचर्या बताएंगे, सुबह से लेकर रात तक का पूरा? सुबह कितने बजे उठते हैं? एक्चुअली अभी 1 महीने से तो सो रहा हूँ 11-12 बजे तक, लेकिन पहले वो पेनिंग के कारण 2-2:30 बजे तक नींद नहीं आता था, फिर सवेरे 8:30 बजे उठता था। अभी 12 बजे सो के 7 बजे उठता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट और
थोड़ा सूर्य नमस्कार करके ऑफिस जाता हूँ। ऑफिस के बाद वही लंच करता हूँ। आते आते 5:30-6 बज जाते। फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते, 9 बजे खाना खा लेते। नॉर्मल रूटीन। अच्छा, सुबह ऑफिस कितने बजे जाते हैं आप? ऑफिस 9 बजे निकलता हूँ, 10 बजे पहुंचता हूँ। अच्छा, तो कुछ क्या सुबह सुबह क्या लेते हैं मतलब? अच्छा, सुबह जब जाते हो तो मल प्रवृत्ति कैसी होती है, पॉटी कैसी होती है आपको सुबह सुबह जब जाते हो? कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता? नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं, मुझे एक्चुअली बहुत साल से कोलाइटिस का प्रॉब्लम है। तो अभी तो थोड़ा नॉर्मल है, मतलब उतना तकलीफ नहीं है उसका, कोलाइटिस का। तो आपका पेट साफ हो जाता है एक बार में? दिन में 2 बार जाना पड़ता है, 2 से 3 बार। अच्छा, मल जब आपकी पॉटी आप जाते हो तो कैसी होती है? चिकनापन रहता है, वो पॉट पे चिपकती है, सेमी सॉलिड रहती है, कैसी रहती है? हाँ, सेमी सॉलिड रहती। स्मेल करती है ज्यादा, क्या बदबू आती है उसमें? नहीं नहीं, इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं रहता है। जब उसके उसको लिए फ्लैश करते हो तो फ्लैश हो जाती है कि चिपकी रहती है? नहीं, फ्लैश हो जाती है। हो जाती है, चलिए ठीक है। अच्छा, उसके बाद सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट क्या करते हैं आप? ब्रेकफास्ट में नॉर्मल चाय, और चाय के साथ चपाती कर लेता हूँ। चाय चपाती खाता हूँ। चाय के साथ चपाती? तो ये हाँ, चाय के साथ चपाती कब से खा रहे हैं आप? ऐसे ये ब्रेकफास्ट कब से हो रहा है ऐसा वाला? ये एक्चुअली मैं बचपन से हमारे घर पे ऐसे ही चालू है। तो चपाती क्या बासी चपाती खाते हैं कि फ्रेश सुबह बनती है? जैसे भी हो, मतलब फ्रेश भी बनती है, अगर बासी नहीं रहेगी तो फ्रेश बनती है, नहीं तो बासी खाती है। वो घी अच्छा लगा अच्छा, के। चलिए ठीक है, घी लगा के खाते हैं। अच्छा, हम्म। उसके बाद फिर ऑफिस चले जाते हैं, ठीक है। फिर लंच कब करते हैं आप? लंच 1:30 बजे। हाँ, लंच में क्या लेते हैं? लंच में वो टिफिन में रहता है, सब्जी चपाती वही रहते अच्छा, सब्जी चपाती, तो कितनी चपाती लेते हैं सुबह मतलब लंच में? हैं। 3 चपाती। अच्छा, और सब्जी कैसी रहती है, सब्जी काय की रहती है? सब्जी अलग अलग रहती है, गोभी गवार वगैरह ऐसे सब अलग अलग टाइप की सब्जी रहती है डेली। अच्छा, फ्लावर। आपके यहाँ खाना, जी जी जी, आपके यहाँ खाना कैसा बनता है? मतलब ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, बहुत ज्यादा मिर्च मसाला वाला खाते हैं कि सादा खाना खाते हैं? मीडियम रहता है, मीडियम एकदम। मीडियम रहता है, चलिए ठीक है। अच्छा, 1:30 बजे लंच करने के बाद फिर खाना कब होता है फिर? शाम को कुछ लेते हैं क्या? शाम को आने के बाद तो वही चाय, और चाय के साथ तो ऐसा बिस्किट वगैरह खा लेते हैं थोड़ा बहुत। 5:30-6 बजे। अच्छा अच्छा, और डिनर कब लेते हैं? डिनर 9 से 10 बजे के बीच में लेते रात में? और रात में सोते सोते कब है रात में? सोते से 12 बज जाते सोते समय। अच्छा, मतलब 9-10 बजे खाना खाया, 2 घंटे बाद सो जाते हैं? हाँ, 12 बजे के आसपास सो जाता। अच्छा, कोई ऐसा कोई नशा तो नहीं करते, कोई सिगरेट या अल्कोहल या तम्बाकू? नहीं नहीं, कुछ नहीं करते। हेलो? हेलो। हाँ, मतलब कोई ऐसा नशा तो नहीं करते, सिगरेट तम्बाकू या कुछ बीड़ी इस टाइप का कुछ? नहीं नहीं, खर्रारा? नहीं करते। नहीं करते? तो पाठक सर, एक हेतु तो बता रहे हैं वो चाय के साथ चपाती जो ले रहे हैं काफी समय से। जी। हेलो? दूसरा सर रात को लेट सोना, ये भी एक हेतु इनका। हाँ, एक ये भी इनका हेतु है। और कोलाइटिस का प्रॉब्लम रहा है तो मतलब उनको है, मतलब अग्नि का प्रॉब्लम तो है ही उनके लिए। ग्रहणी दोष है सर, वातज पित्तज के हम्म। patient। और सर आप तीसरा इनका इम्यूनिटी कम है। कडधान्य खाते आप? पल्सेस कडधान्य खाता? हाँ, कडधान्य पण खातो। ते जास्त आठवड्यातून 3 वेळा वगैरे असं किती वेळा? हिंदी 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 हाँ, टिफिन मध्ये किंवा रात्रीच्या जेवणामध्ये हिंदी मध्ये असतात। बोला प्लीज। असतंच हाँ। हाँ सर, मैं पूछ रही थी उनको जरा मराठी। क्या? कडधान्य वो पल्सेस खाते हैं, रात के खाने में रहता है उसका? हाँ हाँ, रहता है, कभी हाँ। टिफिन में कभी रात के खाने में रहता है। रहता है ना? हाँ। और हाँ दही दही रोज रहता है क्या? दही पहले रहता था, लेकिन ये हर्पीज होने के बाद कम हो गया। अच्छा, मतलब पहले खाते थे आप? पहले खाता था, हाँ। ओके। सर ये डायबिटीज कब से है? हेलो। डायबिटीज कब से है आपको? शुगर कब से है? डायबिटीज नहीं, मुझे कोरोना हुआ था तभी बढ़ गया था, लेकिन बाद में नॉर्मल हो गया।
अभी कोरोना ब्लड प्रेशर, अभी कोई दवाई, अभी कोई मेडिसिन ले रहे हैं आप, जैसे पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया के आवाज लिए कोई बढ़ा कर गाबापेंटिन सकते हो? वगैरह, मैजिटोल वगैरह ऐसा कुछ ले रहे हैं? अभी कोलाइटिस के लिए एक्चुअली होम्योपैथी दवा चालू है सिर्फ। अच्छा, कौन सी दवा, होम्योपैथिक की दवाई? नाम बता सकते हो उसका क्या क्या? नहीं, नाम नहीं पता उसका मुझे। और अच्छा, बाकी इसके हर्पीज न्यूरल्जिया के लिए नाम नहीं पता मुझे उस दवा का। अच्छा, वो आपको उस दवाई से आराम है? हाँ, उस दवाई से आराम है, मतलब 15-20 साल तक बहुत परेशानी उठाई, लेकिन उसके बाद आराम है। लेकिन अभी ये थोड़ा बाकी दवाओं का प्रेशर बढ़ गया ना हर्पीज में। आयुर्वेदिक दवाई भी ले रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा वापस प्रॉब्लम चालू हुआ था, लेकिन अभी ठीक है। ये हर्पीज के कोलाइटिस की लिए दवाई चालू है। कोलाइटिस की प्रॉब्लम कब से है आपको? कोलाइटिस कब से है? कोलाइटिस 30 साल से। 30 साल से। पहले क्या फीचर आते थे आपको? मोशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती थी, जैसे बिखरा हाँ। बिखरा सा मोशन आता है? हाँ, पहले ज्यादा रहती थी, बहुत ही ज्यादा रहती। नींद कैसी आती है सर आपको? नींद हाँ, कैसी आती है? नींद अभी हर्पिस के बाद नींद नहीं आती थी, लेकिन अभी 1-8 महीने से अभी ठीक आ रही है, मतलब 6-7 घंटा कंटिन्यू सो रहा हूं। नहीं तो पहले कभी दिन में भी सोते थे? दिन में हमारा नाइट ड्यूटी रहता था, तभी सोते थे। अच्छा, नाइट ड्यूटी महीने में कितने बार आता है? अभी तो नहीं आता, अभी ऑफिस जॉब हो गया, लेकिन पहले आता था महीने में 10 से 15 बार। मतलब 15 दिन रात में सोते थे, 15 दिन दिन में सोते थे? हाँ, एवरेज। ये भी सर इसका एक हेतु है, प्रॉपर स्लीप पैटर्न प्रॉपर नहीं रहा, और रात्रि जागरण इनका रहा, और खाना इनका प्रॉपर नहीं रहा। और ठीक है सर, अभी आपको एक तो कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, दूसरी कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है, तीसरी पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया। ये 3 प्रॉब्लम मेन है आपकी। रेटिना को होल आया, वो एक मेन प्रॉब्लम हो गया। मैक्यूलर जी, होल जी, आया जी। 179 माइक्रोन का। आप टेंशन मत लो, कुछ भी उसका कराने के नहीं है। आपको अच्छी अच्छी दवाई बताएंगे हम डिस्कस करके। अभी आपको बताते हैं 10 मिनट तक, ठीक है? 5 मिनट तक। अभी आप वो किसी आप को जगह और कोई बता पूछ- दीजिए। हाँ, धन्यवाद सर। एक आप वो जो न्यूरालजिया का प्रॉब्लम है वो कौन सा एरिया है, आपको थोड़ा दिखाएंगे क्या? न्यूरल्जिया एक्चुअली ये इधर वो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इधर बहुत दर्द करता है, बाद में आँख लाल हो जाती है, स्वेलिंग आता है ये पोर्शन, और इधर का ये नस पकड़ लेता है। और हर्पिक इधर तो हो गया, तो इधर इचिंग होता है, ये सब portion। थोड़ा कैमरा पास कीजिए आप अपनी आंखों के, और पास लाइए। ये लेफ्ट साइड। आंखें ऐसी रेड रहती है आपकी क्या? हाँ, रेड रहती है। ठीक है ना। और हर्पीस कहाँ पे हुआ था आपको? हर्पिक आँख से ही चालू हुआ था, आँख के अंदर आँख से पहले। चालू हुआ था? हाँ, आँख के अंदर ही स्टार्ट। निशान तो अभी भी है आपके? हेलो। हाँ, निशान तो अभी भी है, मैंने कहा आपको। ये निशान जो है ना, ये पहले नहीं था, ये पोस्ट हर्पेटिक में आ गए। ये सब इधर का सब चला गया था। अच्छा, इधर सब था ऐसा, ये चला गया था, ये पोस्ट हर्पेटिक में आ गया इधर। ये सब है ना, ये बाद में आया है। चलिए ठीक है, ठीक है। सर ब्लड ठीक है पाठक प्रेशर पूछिए। सर, ब्लड प्रेशर शुगर कुछ नहीं है ना आपको? 5 mg का गोली चालू है मुझे बीपी का 8-10 साल से, एमोडेप 80 करके। अच्छा, और शुगर तो नहीं है ना? शुगर नहीं, शुगर नॉर्मल है। चलिए ठीक है। पाठक सर। सर आपको हेलो। एक बात पूछनी जी थी, सर, जी मानसिक सर। आप गुस्सा वगैरह कितना कितना रहता है? आप फ्रीक्वेंटली गुस्सा आता है आपको, या फिर नॉर्मल नेचर Rarely रहता है? रेयरली आता है। मतलब एंग्जाइटी या जैसे किसी चीज को रिएक्ट करना, तो कैसे नॉर्मल वे में रिएक्ट करते हैं? कोई स्ट्रेस इंड्यूस कोई भी सिचुएशन आए तो फिर, या बहुत एंग्शियस होके? होता हो कभी कभी, लेकिन ऐसा रेगुलर नहीं। ऐसा साल में कभी 2-3 बार कभी हुआ, तो ऐसा डेली का ही नहीं, नॉर्मल ही नहीं। सर वेट कितना है आपका? वेट 90 है। 90। हाइट कितनी है? हाइट 5 फुट 11 इंच, 5 फुट 11 इंच। ओके सर। नहीं, मैं ठीक कुछ है। क्वेश्चन पूछूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद पाठक, पुणे से मैं पूछ रहा हूँ। प्रणाम सर। प्रणाम। आप मुझे बस ये बताइए कि आपको जब ये हर्पीस हुआ, इसके पहले आप तेल वाले चीजें ज्यादा खाए थे क्या? याद नहीं, नॉर्मल ही था वो टाइम पे। अच्छा। एक्चुअली कोरोना के पहले मेरा ये पोर्शन सिर दर्द करता था,
जब ये ऑक्सीजन लगाया तभी आया मैं कोरोना के बाद ना, तभी भी एक हफ्ता बहुत इधर रात में दर्द करता था। वो सब ठीक है, लेकिन तेल वाली चीजें ज्यादा खाए थे क्या? भजी, तेल पकोड़े? वाली चीजें ज्यादा खाई थी, लेकिन क्या हुआ, हर्पिस के बाद डी विटामिन कम था, तो सनलाइट में शायद ज्यादा ये किया था मैंने, योगा प्राणायाम सवेरे ना 1-1 घंटा वो सनलाइट में बैठता था, वो शायद एक्सेस हो गया था। वही पित्त दुष्टि का कारण है। पित्त बढ़ के आपका रक्त दुष्टि किया है। और तेल वाला चीज भी खाए होंगे आप, जैसे पकोड़े खाए, तेल में बनाए हुए चीजें ज्यादा खाए हैं, उसके वजह से आपका ये सारा चीज हो गया है। अब इसमें आपको ट्रीटमेंट करना है, तो सबसे पहले जो मैम है कंचन मैम, आपका जो ब्लड लेटिंग करेंगी, दूषित रक्त निकालेंगी, तब आपको बहुत ज्यादा अच्छा फायदा होने लगेगा। क्योंकि वो गंदा खून जाके आंखों में भी उसका इफेक्ट हुआ है, स्किन में भी हुआ है, पूरा शरीर में हुआ है। तो सबसे पहले रक्त मोक्षण जो चिकित्सा है वो करना पड़ेगा, विरेचन करना पड़ेगा, और सारी विसर्प की चिकित्सा करनी पड़ेगी। डॉक्टर कंचन मैम सुन पा रही हैं क्या आप? मैं हरिद्वार जाके अभी वो पंचकर्म में विरेचन हो गया अभी जस्ट। और रक्त मोक्षण हुआ क्या? रक्त मोक्षण हुआ? रक्त मोक्षण नहीं, वो नहीं हुआ। हाँ, तो कंचन मैम जो है, कंचन का मतलब क्या होता है? सोना, स्वर्ण। आपको कंचन मैम जो है ना, जलोका लगाई थी वहां पे? जलौका लगाई थी कंचन मैम आपने? नहीं सर, यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, पर वो ये पतंजलि योगपीठ जाके आए ना, वहाँ पे उनको तर्पण वगैरह भी किया है आंखों में। वो सब वो आयुर्वेद के चिकित्सक का काम नहीं है। वो तो तर्पण कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट नहीं है। आयुर्वेद में विसर्प की चिकित्सा में रक्त मोक्षण पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो आप क्या करिए, जलौका लेके आइए, या आप सिरावेद करके इनका रक्त निकालिए कहीं से भी। जी सर। आंखों के साइड में ऊपर नीचे कहीं से भी सिरावेद करके रक्त निकालिए, फिर विरेचन कराइए, और फिर इनका आम पाचन करिए, अग्नि को बढ़ाने वाला करिए। और इसमें आपको कौन सा विसर्प लग रहा है? वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज, क्या लग रहा है? सर पित्तज लग रहा है मोस्टली, क्योंकि ये जब आए थे ना तब बहुत ज्यादा रेडनेस था, तो मैंने पूरी पित्त शामक मेडिसिन दी थी ना, तो उनका रेडनेस काफी हद तक कम हो गया था। जो मूवमेंट नहीं हो रही थी आंखों की, तो वो भी थोड़ा सा मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था। तो मतलब हाँ, मतलब 60 to 70% मुझे फायदा मिला था। पर वो खुद होके पंचकर्म करना चाहते थे, तो वो योगपीठ जाके आए, पर वहां से भी आने के बाद सेम ही तकलीफ रही है अभी। तो क्योंकि रक्त मोक्षण नहीं हुआ, इन्होंने पंचकर्म कराया ठीक है, लेकिन दूषित रक्त अभी भी है शरीर। तो वो 30% है वो कंचन मैम। क्यूबाइटल फोसा से भी रक्त मोक्षण कर सकते हैं? हाँ, क्यूबाइटल फोसा से रक्त निकाल दीजिए, 50 ml तक रक्त निकाल दीजिए, और देखिए पेशेंट को इतना अच्छा फायदा होगा। जी सर, जी सर। सिरावेद भी कर देंगे? सिरावेद कर दीजिए, और रक्त प्रसादन करने वाली जैसे ताप्या दिलाओ, स्वर्णमाक्षिक भस्म, ये सारी दवाइयां देंगे ना, तो इतना अच्छा। स्वर्ण मालिनी वसंत वो देंगे, तो मैकुला में जो हुआ है, जो ये बोल रहे हैं कुछ होल हो गया है, डिजेनरेटिव चेंजेस, वो सब ठीक हो जाए। स्वर्ण मालिनी वसंत, पंचामृत लोग जी। और घृत पान सर? घृत पान अभी नहीं, पहले थोड़ा रक्त निकालने दीजिए उसमें, क्योंकि घृत पान शुरुआत में नहीं बोला है, पहले बोला है दीपन पाचन करके, विरेचन करके, तब घृत पान बोला है विसर्प में। घृत स्टार्टिंग में देंगे तो तकलीफ हुआ, और घृत पान में महातिक्त घृत, पंचतिक्त घृत, ये सब देना है। वो ग्रहणी कला पे भी काम करना है ना सर? ग्रहणी कला पे भी काम करना है, और इनको बोलना है कि रात को जल्दी सोएं। 12 बजे क्या सोते हैं? बोलिए कि रोज ना 7 बजे सो जाएं और सुबह 4 बजे उठ के दौड़े। जी सर। हाँ, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। हाँ कंचन मैडम, पित्त शामक क्या मेडिसिन दी थी आपने? सर मैंने उनको ना अमल की रसायन, सप्तामृत लोह मुक्तक शुक्ति भस्म भी दे चुकी हूँ सर, और एकेटी दिया था मैंने, तब केशर गुगुल, त्रिफला गुगुल और गिलोय घनवटी ऐड किया था, लाक्षादि गुगल भी दिया था सर, महात्रिफला घृत भी खिला चुकी हूँ मैं उनको। तो ये शायद रक्त मोक्षण नहीं हुआ है, मतलब आपका चिकित्सा जो एक नंबर है, इतना बढ़िया चिकित्सा दिया, बस रक्त मोक्षण छूट गया आपसे, वो ध्यान में नहीं। मैम सूत शेखर भी ऐड करो, स्वर्ण वाला है ना सर वहाँ पे, इसलिए सो छूट गया। और मुझे लग रहा था, मैं ये खुद जाना चाह रहे थे पंचकर्म, तो मुझे लगा वहां पे हो जाएगा, पर वो वहां से भी वैसे ही आया। मेरे पेशेंट तो मुझे छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाएंगे, भले बाबा रामदेव आ जाए, लेकिन मेरे हम पेशेंट को लीव करा दें? हाँ ठीक है पेशेंट जी, आप ठीक हो जाएंगे। कंचन मैम आपको पूरा ठीक कर देंगे। यू आर बेस्ट। और 100 साल जिए सर, और आप आयुष दर्पण पे आइए, और कभी कभी हमसे मिलिएगा, आप बताइएगा कैसा लग रहा है। ओके, श्योर श्योर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम। आप ये सेशन को लीव कर दीजिए सर।
ठीक है। डॉक्टर कंचन मैम, जी सर। आप बहुत अच्छा चिकित्सा दिए, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा चिकित्सा आपने दिया। सर मैंने बहुत कोशिश की, पर क्या हुआ ना सर, 3 महीना हुआ था मेडिसिन देके, काफी मुझे अच्छा लग रहा था, काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट थी, 70 to 80% इम्प्रूवमेंट थी, क्योंकि रेडनेस काफी गया था उनका। बस मैं सोच रही थी कि अभी रसायन स्टार्ट करूँ थोड़ा सा इसके साथ, पर उनका कहना था कि मुझे एक बार योगपीठ जाके आना है, हरिद्वार जाके आना है। तो अगर मैंने एक जगह हम बाबा रामदेव को खड़ा कर दे और कंचन मैम को करें, तो किसका क्वालिफिकेशन ज्यादा है? कंचन मैम का। तो कौन बेस्ट है दोनों में? कंचन मैम। हाँ, तो अब रक्त मोक्षण करके इनको पूरा ठीक करने वाली है कंचन मैम। नशे भी सर, नशे भी इसको नस से जरूरत भी है। दे दीजिए, हाँ, क्योंकि मज्जा धातु पे हमें काम करना है ना, तो जी, हमें जी। नस से का भी रोल रहेगा। आप शीरबला तिल का नस से दे दीजिए। जी सर। रहने का भी और साथ साथ कंचन मैम, ऑक्सीजन आपने को। आज का संभाषा को एकदम चार चांद लगा दिया, इतना बढ़िया केस आपने दिखाया, आपको हाँ। थैंक यू। सर ये पेशेंट को ना अशमरी भी हो चुका था बीच में। एक्चुअली मैंने पूरा मॉडिफिकेशन किया था उनके डाइट में, पूरा दिनचर्या में, पर कैसे है ना, मोटरमैन होने की वजह से वो बहुत सारी चीजें फॉलो नहीं कर पा रहे थे। हेलो। हाँ जी। हेलो। जी मैम। सॉरी मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब मैम, शायद पेशेंट लीव नहीं किया है आई थिंक। पेशेंट को सुनना है हमारी बात। हेलो स्वरूप जी, आप लीव करिए मीटिंग प्लीज। मराठी मध्ये बोला। स्वरूप हाँ, एक मिनट लीव का, वो बेटे को बोलता हूँ मैं। क्योंकि उनको इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, उनके बारे में चर्चा हो रही है। नहीं, वो क्या, वो लीव मैं एक्चुअली यूज नाही करता। एक मिनिट, ते एक वर लाल बटन बेटे को असेल, बोलतो. त्याला लीव लिहिलेलं असेल, त्याला प्रेस करा तुम्ही। लीव कर दिए वो। जी जी सॉरी मैम, सॉरी, कंटिन्यू प्लीज। कोई बात नहीं मैम, अच्छा किया बताया। मैंने उनको बोला भी था आपका काम होने के बाद क्यों करे, पर पेशेंट को अच्छा लग रहा होगा शायद सुनने में। सर एक्चुअली ये पेशेंट ना मतलब कि वो खुद होके, जैसे अभी होता है ना कि यहाँ पे एडवर्टाइज चलती रहती है हरिद्वार योगपीठ की, तो वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाते हैं, उनको लगता है कि पूरी ट्रीटमेंट मिल जाएगी, इसलिए वहाँ पे वो। मार्केटिंग है और आपके पास सत्य है। हाँ सर, पर कुछ नहीं कर सकते हैं सर, मुझे वहां पे झुकना ही पड़ता है, ऐसे हो जाता है। मैम अब इसका जबरदस्ती इंटरेस्ट लेके अच्छी चिकित्सा करे और हमारे अच्छा ही चिकित्सा करते हैं। कंचन मैम का इतना एक्सपीरियंस है, आपको मालूम नहीं, मैम के पास इतने डॉक्यूमेंट्स भी हैं पूरे। मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कंचन मैम से। थैंक यू सर, थैंक यू। और वो भी बुल्ढाना से आई है, महाराष्ट्र के उस कोने से आई है, दूर दराज इलाके से आके मुंबई में इतना अच्छा प्रैक्टिस कर रही है। सर कोशिश करती हूँ मैं सर, बस आप अभी रक्त मोक्षण करिए और ये सारी दवाइयां दीजिए और हमें बताइएगा। जी सर। अब हम डॉक्टर मोनिका मैम को बुलाते हैं। मोनिका मैम। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं सर? आपके वो भाई साहब कैसे हैं? उनकी बहुत याद आ रही है। हाँ सर, अभी बहुत ठीक नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बीपी सर उनका अभी भी चल ही रहा है, थोड़ा हाई लेवल पे। बासागुड़ इत्यादि कषाय दीजिए ना उनको। ठीक है सर, ये शुरू करवाती हूँ सर। ठीक है फिर सर। जी जी। आपके कौन पेशेंट आए उनको बोलिए वीडियो ऑन करें। सर एक मिस्टर अमित उथरा करके हैं सर। इनका थोड़ा सा मैंने इनकी जो रिपोर्ट्स मेरे पास थी वो मैंने अभी पोस्ट की हैं ग्रुप में भी। अमित जी आप हाँ, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, थोड़ा लाइट की तरफ आपको फेस करना पड़ेगा। आपका फेस लाइट में चाहिए, आप तो कार में हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा हाँ जी। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं हरिद्वार में। हरिद्वार के रहने वाले। आप मोनिका मैम को जानते हैं? हाँ जी सर। एक्चुअली ये मेरे एक फ्रेंड हैं डॉक्टर आशुतोष वशिष्ठ, ये उनके फ्रेंड हैं सर। आगे उन्होंने मुझसे आज इनके लिए बात किया तो मैंने इनको इनवाइट किया कि आप संभाषा पे आइए, हम लोग अपने श्रेष्ठ वैद्यों से सर आपसे हम सबसे डॉक्टर आशुतोष वशिष्ठ जी भी आए। कृपया सर वीडियो ऑन करेंगे क्या? डॉक्टर आशुतोष जी आप तो बताइए अपने बारे में, कैसे हैं सर? प्रसन्न मुख प्रसन्न इंद्रिय आत्मा, आपको देख के कितना मन दिल खुश हो गया सर। आशुतोष जी, आशुतोष जी का आई थिंक ऑडियो ऑफ है। हाँ ऑडियो ऑफ है सर। आशुतोष जी जी सर, अब ऑडिबल है सर? हाँ, आप अनीता वशिष्ठ मैडम के भाई हैं क्या? नहीं सर, नहीं जी। मैं हिसार से हूँ सर, और मेरा हर्ष आयुर्वेदा के नाम से क्लिनिक है। मैं आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर पिछले 21 वर्ष से। और हिसार में सर? हिसार में? हिसार हरियाणा।
किस जगह? मैं करनाल से हूँ सर। किस जगह? हरियाणा मैं करनाल शहर में, सेक्टर 15 में। और आप मोनिका मैम को कैसे जानते हैं? बहुत मोनिका इंटेलिजेंट मैम है। मोनिका मैम मेरी बहन है, वो नवीन जी मेरे मित्र हैं, उनकी सिस्टर हैं, इस नाते मेरी भी बहन है वो। हाँ तो मेरा उनका फैमिली रिलेशन है, मेरा आना जाना है उनके यहाँ। हाँ, मोनिका मैम का जो चिकित्सा है आप देखिएगा, बहुत परफेक्ट रहता है, एकदम पिन पॉइंटेड और बहुत बेस्ट रहता है। जी जी जी, मैंने देखा है, मैं डॉक्टर आकाशदीप जी से भी मिला हूँ, बहुत अच्छा है इनका दोनों का, बहुत बढ़िया। जी, तो सर इनके बारे में केस टेकिंग कौन करेंगे, पेशेंट के बारे में? डॉक्टर मोनिका आप करेंगे? सर मैं कर लूं सर? हाँ आप करिए, और हमें बताइए भी आप पूरा केस। जी सर, जी सर। अमित जी एक बार अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, मैंने किया हुआ। जी जी जी। अमित जी एक बार थोड़ा ब्रीफली अपना बताएंगे आप, आपकी एज क्या है और कब से आपको ये प्रॉब्लम है, और अभी क्या करंटली आपको प्रॉब्लम हो रहा है? एक्चुअली मेरा है 48 इयर्स का एज है, और 2017 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, किडनी ट्रांसप्लांट। तो उसके बाद में करीबन 4.5 साल तक सब कुछ नॉर्मल रहा है, जैसे मेडिसिन आप लेते हैं और कंप्लीट जैसे चलता है, क्रेटिनिन वगैरह सब कुछ, बाकी सब पैरामीटर्स नॉर्मल सर रहते थे। थोड़ा सा पीछे जाएंगे सर, किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत क्यों हुई सर, कब से आपको सिम्टम्स थे, वहां से शुरू कीजिएगा प्लीज। मुझे 2016 से सिम्टम थे, और बीपी जो था मेन रीजन था उसके लिए। जी। और होने के बाद जब एक बार काफी ज्यादा कभी बीपी बढ़ा, तो एक बार चेक कराया तो उसमें क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था। तो फिर उसके बाद जब एक बार बढ़ जाता है तो जैसे फिर उसके बाद जैसे धीरे धीरे वो डिटेरिएट होती चली गई वो, और फिर उसमें डायलिसिस पे आया एक बार 3-4 महीने के लिए, फिर ट्रांसप्लांट हुआ। जी। तो सर कोई ये शुगर वगैरह की कोई हिस्ट्री सर, डायबिटीज की कोई हिस्ट्री? नहीं, डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं है कोई। फैमिली में भी किसी को नहीं है सर? डायबिटीज में हिस्ट्री फैमिली में फादर को थी। ओके। तो सर आपको जब ये मतलब आपको सिंपल बीपी हाई होने लगा तो आपने चेक कराया तो क्रेटिनिन आपका हाई आया? हाँ जी, हाँ जी। जी सर, एक बार अपने खान पान के बारे में बताएंगे, बचपन से किस तरह का खान पान आपका रहा है, क्या है? बचपन में सर एज ए पंजाबी फैमिली जो एक रहता है कि आ, उस हिसाब से खान पान तो जैसे होता ही है क्या नॉर्मल मतलब, पंजाब क्या फैमिली। तेल वाला चीजें, आलू बटर, आलू मटर ये सब खाते हैं, आलू गोभी? बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, खाते हैं सर। और हैवी डाइट ज्यादा खाते हैं? मतलब बचपन मतलब जैसे हाँ, हम रहती है पंजाबी फैमिली में जो हैवी डाइट रहती है। जी। नहीं, किडनी फेल होने का कारण क्या है, कि दाल ज्यादा खाते थे या स्ट्रेस में रहते अल्ट्रासाउंड थे? में, अल्ट्रासाउंड में क्या था सर? रीनल पैरेन्काइमल डिजीज था या और कोई था? रीनल में कोई सिस्ट था या कोई नहीं नहीं नहीं, कोई सिस्ट नहीं था उसमें। जो उन्होंने मैं बीच में इंटरवीन करता हूँ। उसमें डॉक्टर आशुतोष बोल रहा हूँ सर मैं, इनका रीनल पैरेन्काइमल डिजीज था, और उसकी रीनल पैरेन्काइमल डिजीज। जी जी, और उन्होंने लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन को उसकी इटियोलॉजी मान के आगे सारा केस प्रोसीड किया था। जी जी। बीपी कब से शूट कर रहा था सर आपका, कितनी उम्र से कर रहा था? जो मतलब करीबन 35 से स्टार्ट हुआ। मतलब 35 से स्टार्ट हुआ, मतलब आपका फिर मतलब 10-12 साल के बाद आपको वो किडनी का इश्यू आया। हाँ जी, हाँ जी। मतलब पता कैसे लगा? थकावट रहने लगी, हाँ भूख जी, हाँ कम जी, लगने थकावट। लगी, और हाँ जी, उल्टी आने को मन करने लगा, ये सिम्टम आने हाँ जी, लगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और ट्रांसप्लांट 2017 में कराया आपने? हाँ जी। उसके बाद नॉर्मल चल रहा है अब? था, अब पिछले 6 महीने से प्रॉब्लम है दोबारा। अब क्या मतलब 5 साल हो गए किडनी ट्रांसप्लांट कराने को, और उसके बाद फिर अब 5 साल बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है? हाँ जी। 5 साल बिल्कुल ठीक ठाक रहा, उसमें कोई बिल्कुल मेडिसिन नहीं, वगैरह लेते थे उसमें? नहीं, उसमें जो इम्यूनो सप्रेसेंट वगैरह है वो तो मैं लेता ही था वो रेगुलर। ठीक है हाँ। और इसके अलावा कुछ? उसमें बीपी का, इसके अलावा बीपी में क्या चलता था, कितना मेडिसिन चलता था, कौन सी दवाई चलती थी? एम्लोडिपिन और कार का 6.25। अच्छा, ये चलता था, इससे कंट्रोल रहता था आपका बीपी? हाँ जी। आपका मल प्रवृत्ति कैसा, मतलब मोशन वगैरह ठीक आता आपको?
अभी तो ठीक है, और बीच में भी ठीक ही था जब आफ्टर ट्रांसप्लांट। और वर्क क्या करते हो आप सर? काम क्या सर होता है आपका? काम सर फार्मा मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग है। तो हाँ उसमें जी। कोई ज्यादा सोते कितने बजे हो? नींद वगैरह कैसा रहता है आपका? नींद मतलब यही 11-12 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक। अच्छा, और 7 बजे तक कोई एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम कुछ करते हो? हाँ जी करता हूँ। क्या करते हो उसमें? उसमें जैसे कुछ एक चीजें हैं इसकी क्रिया योग से रिलेटेड। अच्छा, और आपका खाने का दिनचर्या बता दो सर। दिन में सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या आपका खाना पीना रहता है? कोई ब्रेकफास्ट या मील कोई स्किप करते हैं, या प्रॉपर रेगुलर लेते हैं, या कोई फास्ट फूड इन बिटवीन कोई खाते हो? फास्ट फूड बहुत रेगुलर नहीं, लेकिन कभी कभी खा लेते हैं। बाकी तो जो 3 टाइम का मील होता है, ब्रेकफास्ट जी। में वही जो कोई पराठा वगैरह हुआ। पराठे के और साथ चाय लेते हैं? नहीं, उसके बाद में कितनी देर बाद? 10 एक मिनट के बाद। दही वगैरह? हाँ जी ले लेते हैं। दोपहर का खाना कितने बजे? दोपहर का खाना 2:30 से 3 बजे। और रात का खाना कितने बजे? 9 साढ़े 9 बजे। अच्छा, 9 साढ़े 9 बजे। ठीक है। और अभी आपका यूरिन वगैरह सही है? क्रेटिनिन नॉर्मल चल रहा है? नहीं, अब कितना चल रहा है क्रेटिनिन? अभी इस वक्त जो है पिछले एक हफ्ते से काफी ज्यादा वेरिएशन हो गया। 4.5 था, फिर 7 हो गया एक हफ्ते में। एक हफ्ते में इन बिटवीन एक हफ्ते के अंदर आपको कोई फीवर वगैरह कुछ ऐसा आया? नहीं, कुछ नहीं है। कोई ब्लड चेकअप वगैरह कराया जिसमें सीआरपी या इन्फेक्शन वगैरह डॉक्टर ने बताया हो, या यूरिन इन्फेक्शन बताया हो? नहीं, मुझे एक्चुअली एक हफ्ता पहले, यानी कि आज से 1 महीना पहले, जी जो हम लोग इम्यूनो सप्रेसेंट लेते थे, उसका एक कोई जी रिएक्शन हुआ था जिससे मुझे काफी डायरिया हुआ था। तो जी 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 उसकी वजह से एक सीएमवी इन्फेक्शन रेज हो गया था। जी सीएमवी साइटोमेगालो इन्फेक्शन। हाँ जी। साइटोमेगालो वायरस। जी। हाँ जी। हाँ जी। फिर उन्होंने उसका 1 महीने तक उसका एंटीबायोटिक का कोर्स चला था। तो अभी मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले उसमें फिर कॉलोनोस्कोपी करवा के चेक कराया, तो वो नेगेटिव है अब। अच्छा अच्छा, अभी मौसम वैसे ठीक आ रहा है? हाँ जी। ठीक है, ठीक ठीक। और किसी को कोई पूछना हो तो सर अल्कोहल वगैरह की हैबिट्स का भी बता दीजिए सर। अल्कोहल वगैरह लेने का कुछ है क्या? नहीं सर, अब मैम ये अभी तो नहीं है, लेकिन आज से जैसे पहले तो मैं जैसे ओकेजनली ले लेता था। ओकेजनली ट्रैवल मतलब कहाँ कर रहे हैं? ट्रैवल कहाँ कर रहे हैं आप? हाँ जी, कितना अच्छा हाईवे है सर। हाईवे मैं कितना अच्छा है। दिल्ली में एयरपोर्ट के पास है। अच्छा, मैं वही सोच रहा था, मुझे भी लग रहा था एयरपोर्ट है। इतना अच्छा है वो पूरा पीछे का। हाँ जी। हाँ जी। जी ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बताइए। अभी आपका वेट कितना? वेट और हाइट और बता दो सर। 73 5.6 इंच। सर आप नॉनवेज भी खाते हैं? नहीं, वेज है। वेजिटेरियन। हाँ देवराज जी, अभी केवल ये केस से रिलेटेड ही बात होगा। जी सर हम ये जानना चाहते हैं ये जो हमारे रोगी हैं, जब इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ उससे पहले इनके मोशन की हिस्ट्री क्या थी? अच्छी नहीं थी, कॉन्स्टिपेशन रहता था। और वो कितनी मंथ से था, बस इतना बता दीजिए सर। हाँ जी। लगभग कितने वर्षों तक आप उस कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित रहे? नहीं, वो ना मतलब रेगुलर नहीं रहता था, लेकिन कभी बीच बीच में ठीक हो जाता था, बीच में रहता था। थैंक यू सर, थैंक यू। स्ट्रेस बहुत था क्या? स्ट्रेस हिस्ट्री पूछिए। बहुत ज्यादा था। हाँ, चिंता बहुत। पहले, इसके पहले किडनी मतलब आपको 30 के एज में बीपी हुआ था, तब भी आप बहुत स्ट्रेस लेते थे पहले? हाँ जी, वो मैं लेता था बिल्कुल, ये है। अच्छा, थैंक यू।
बचपन में भी कभी सर डायरिया वगैरह हुआ बचपन में, या कभी हॉस्पिटलाइज हुए हो किसी चीज के लिए? नहीं। सर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि एक तो आपका किडनी डैमेज हुआ, आपने नया किडनी बैठाया है, तो अगर आप अपना ध्यान नहीं देंगे आयुर्वेद का इलाज करा के तो ये फिर डैमेज हो जाएगा, फिर क्या करेंगे सर? फिर नया किडनी ला लेंगे क्या? इसलिए आपको आयुर्वेद का इलाज करके ये किडनी को बचाना है और उसको स्वस्थ करके, और आपको कम से कम 100 साल जीना है सर। हाँ जी सर, इसीलिए आपके पास आए हैं सर ये। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो हम सर को भेजते हैं और हम केस डिस्कस करेंगे। ये अभी भी आप इम्यूनोसप्रेसेंट लेते हैं सर? हाँ जी बिल्कुल। कौन सी साइड का आपका चेंज, वो दोनों ने एक ही, मतलब ये बताइए कि इस समय उसके 4 साल के बीच में आपने अपने पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल रखे थे? बिल्कुल नॉर्मल थे। अभी लेटेस्ट में आपका यूरिन में कोई प्रोटीन अवेलेबिलिटी है क्या? मतलब इसमें अभी जो ब्लड के अंदर तो नहीं है, इसमें यूरिन में प्रोटीन लॉस नहीं है? नहीं डॉक्टर। अच्छा, और ये बीच में आप जो है ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट तो अभी भी चल रहा होगा आपका? वो तो मैं ले ही रहा हूँ सर, अभी मैं इस वक्त इम्यूनोसप्रेसेंट और बीपी की टैबलेट्स ले रहा हूँ, और थोड़ा सा बीपी में एम्लोडिपिन है, एरकामिन है, और मिनी प्रेस 5 mg है। तो इन तीनों से आपका ब्लड प्रेशर ठीक है? हाँ जी, उससे कंट्रोल में है। एरकामिन कितना लेते हैं सर? 0.1 mg, 2 गोली लेते हैं या एक गोली? एक गोली मॉर्निंग इवनिंग। 0.1 mg। हाँ जी। सर आपका किस रेंज में बीपी रहता था? बीपी जब ज्यादा हाई होता है तो 150 अबव ही रहता था। और किसी को कोई प्रश्न? हाँ जी, और किसी को कोई प्रश्न पूछना है क्या? अब तो ट्रीटमेंट बताएंगे सब लोग जी। अमित जी, आप चाहे हाँ तो लीव कर सकते हैं, मैं आपको कॉल करके ट्रीटमेंट बता दूंगी, क्योंकि अभी ये लोग वेरियस पैरामीटर्स पे डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये होता है ना कि कहीं आपको ये ना लगे कि मैं क्या किसके साथ जाऊं या क्या, तो फाइनल कंक्लूजन हम लोग निकाल के आपको मैं कन्वे करूंगी। ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके, यू वेलकम। आप ये लीव कर दीजिए सेशन को सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सब। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और दिल्ली का भी आपने सैर करा दिया। सेम यार सर, थैंक यू सर। ओके। जी सर। हाँ, तो आप लोग बताइए, आप लोग को संप्राप्ति क्या लगा? सब लोग बताइए। संप्राप्ति तो सर एक तो उनका कॉन्स्टिपेशन, गलत आचार विचार वो था, वो सबसे वायु रुक्ष हुआ, रुक्षता के कारण उसका सब कुछ ड्राई कर दिया। हाँ। जिसका किडनी तक ड्राई कर दिया, और किडनी के अंदर ड्राई होने की वजह से रीनल पैरेन्काइमल डिजीज हुआ, और उसकी वजह से सारा सिस्टम इनका खराब हुआ। आपने देखिए कितना सिंपल लैंग्वेज में सबको बता दिया, सिंपल लैंग्वेज में। जी सर, स्ट्रेस की भी हिस्ट्री मिल रही है ना, तो सर स्ट्रेस भी इसमें कल्प्रिट था बहुत बड़ा। हाँ, और अब सर किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद इसको जो प्रॉब्लम आई है वो डायरिया की वजह से किडनी में फिर वो डायरिया हुआ, फिर रुक्षता अंदर ज्यादा बढ़ गई, उन्होंने और एंटीबायोटिक ज्यादा यूज किया, उस रुक्षता का फिर कारण से किडनी पे फिर लोड हो गया। हाँ, तो मतलब शरीर में रुक्षता बहुत ज्यादा है, तो संप्राप्ति बार बार वही बन रही है। जी, वायु का उसका वो करना पड़ेगा। तो मैं इसमें ये बताऊंगा, मैं पहले बता देता हूँ फिर आप लोग बताइए। इसमें हमें दीपन पाचन द्रव्य देना पड़ेगा। जी, दीपन पाचन, और वो भी रसकल्प ना देके दीपन पाचन द्रव्य देना है। और हमें क्या करना है कि अपीडक्स ने खाना खाने के पहले 25 ml, खाना खाने के बाद 25 ml, ऐसे 2 टाइम 25-25 ऐसे करके रोज का 100 ml तक गाय का घी जितना खिलाएंगे उतना इनका स्नेहन होगा। और रक्त पाचक, मेदोपाचक वो देंगे, शिवा गुटिका देंगे, माहेश्वर वटिका, सर्वतोभद्र रस, ये सब देंगे तो इनका किडनी अच्छा हो जाएगा। और कुछ रसायन देना है हमें, जैसे कि हमें ब्रह्म रसायन देना है। ब्रह्म रसायन देंगे तो किडनीज जो है वो पूरी अच्छे से टिकी रहेंगी। इनको इम्यूनोसप्रेसेंट ना देके ब्रह्म रसायन पे हमें पूरा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? और बाकी इनको बस्ती दिया, तिक्तक क्षीर बस्ती दिया, धनवंतर तेल या क्षीर बला तेल का, तो मात्रा बस्ती डेली अगर दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होगा।
बाकी आप लोग बताइए। अंजना मैम आप कुछ बोल नहीं रही हैं जब तक सर अंजना मेरा मैम एक सवाल है, सर मैं हाँ एक जी पूछूं तो जी ये इतना किडनी ट्रांसप्लांट है, सब डॉक्टर से सवाल है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है सर। आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट फिर भी ये हाइपरटेंशन रहता है और फिर भी लेना ही है दवाई ट्रांसप्लांट? इम्यूनोसप्रेसेंट तो लेना पड़ता है क्योंकि वो नहीं बॉडी नहीं, एक्सेप्ट ये नहीं करती। ब्लड प्रेशर की गोलियां और ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल ही नहीं ना फिर भी। वायु का प्रकोप है ना सारा चीज। वो मैम ना जब इसका हम ना स्नेह देंगे ना, किडनी में स्नेहन होगा, अब रुक से हाँ सारा कुछ, तो बीपी अपने यूरिन, किडनी का फंक्शन ज्यादा हाँ बढ़ेगा, यूरिन आउटपुट बढ़ेगी तो बीपी अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। अब हाँ ये क्या पर करते हैं, वो पर मेडिसिन ट्रांसप्लांट किया तो भी मुझे लगा कि ब्लड प्रेशर फिर भी अपने को दवाई लेना ही पड़ रहा है, मतलब वो ट्रांसप्लांट मैम किया। फिर दोबारा वो तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो किडनी का ट्रांसप्लांट करने के बाद भी है ना, अभी जो रीनल पैरेन्काइमल डिजीज है, बाइलेटरल उसमें है वो किडनी के अंदर, तो उसमें सेल्स जो किडनी के श्रिंक होती जाती है, किडनी फंक्शन कम होता जाता है रुक्षता की वजह से। जैसे सर ने बताया उसमें अवपीड़न स्नेह, वो स्नेहन करेंगे तो किडनी का पावर आएगा, किडनी में जाना आएगा तो वर्क करेगा और बीपी भी नॉर्मल आ जाएगा। वायु का प्रकोप इतना है कि किडनी श्रिंक हो रही है, शायद शोष हो रहा है उसका किडनी का। मैम बीपी पहले हुआ है पेशेंट को स्ट्रेस और उसके लाइफस्टाइल और सब डाइट वगैरह की वजह से, और उसके बाद किडनी इफेक्ट हुई है, किडनी की वजह से बीपी नहीं हुआ है। हाँ नहीं बराबर है मैम। और मूत्र वेगावरोध कितना किया इन्होंने पूरा तो मूत्र मतलब वेगावरोध। किडनी ट्रांसप्लांट करके भी फिर हम लोग वो चिंता करते हैं तो बीपी तो रहेगा ही। हाँ मैम, क्योंकि हेतु तो है ना, वो देखिए है, जिसकी वो वजह तो से है। किडनी खराब हुई वो है। और शिरोधारा जरूरी है मैम इसके तो। हाँ, वही स्ट्रेस पे भी हमें बहुत काम करना पड़ेगा, जैसे वो बता रहे हैं ना कि उनका वर्क फार्मर रिलेटेड है, स्ट्रेस होगा और उस पे हमें कहीं ना कहीं मानस पे काफी काम करना होगा, तब कहीं ना कहीं हम हेल्प कर सकते हैं। और बाकी तो सर ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताया ही है। मोनिका मैम आप तो ग्रेट है। आपको मालूम है एक शिवा गुटिका है, इतना जी बढ़िया सर, काम करता है ना, आपने इतना पढ़ाया बढ़िया। सर। हाँ वो पूरा किडनी को अच्छा कर देगा, नेफ्रॉन्स को रीजनरेट करेगा। मैं आपको भेज दूंगा जी सर। सर्वतोभद्र का भी बच्चा रोल है सर। बहुत बढ़िया। सर्वतोभद्र हम लोग यूज करते हैं सर। एक माहेश्वर रस भी बताया ना सर आपने? माहेश्वर वटी, हाँ वटी, बहुत अच्छा है। हाँ। ओके इसमें और बस्ती का तो देखिए, बस्ती का शुक्ला मैम ने दिया था, बस्ती का तो इतना अच्छा रिजल्ट है। जी सर। धानवंतर तेल और किसकी बताई आपने? तिक्तक शीर बस्ती और धानवंतर तेल और किसकी? मैंने ऑप्शन में बताया शीर बला तेल। मैम आप शतावरी घृत भी डाल सकती हैं उसमें। हाँ, शतावरी तो किडनी का रसायन है। मैं अभी अपने पेशेंट को तिक क्षीर बस्ती मैंने स्टार्ट कर रही है, और उसके पास अभी वो नहीं है घृत, तो मैंने गाय गौ का घृत बोला और एक दिन बोला है अभी उसके पास पुनर्वास्तक मैंने क्वाथ का तेल बनवाया था और उसमें कुछ मेडिसिन शतावरी और गुक्षु वगैरह भी डलवाई थी, तो उसका बोला है। और मैं आपको मोनिका मैम एक ना सलाह दूंगा, एक सजेशन दूंगा, जी भले किसी को बुरा लगे लेकिन आप इनसे फीस लीजिए, तब इनको थोड़ा वैल्यू समझ आएगा कि किडनी ट्रांसप्लांट करके भी ठीक नहीं हुए और हम आयुर्वेद से ठीक हुए। थोड़ा पैसा अच्छा लीजिए, उसके पैरेलल या उससे 10 गुना ज्यादा लीजिए किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट करते तो 20-25 लाख रुपए लग जाते हैं उसको मेंटेन करने में, उसको लेने में। उससे अच्छा आप भी लीजिए 20-25 लाख आराम से लीजिए। सर अनुरिता मैम है क्या? मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मतलब तभी तो वैल्यू रहेगा। आप अगर लेंगे 100 रुपया तो बोलेंगे 100 रुपये का क्या दवाई है। आप थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट दे रही है तो थोड़ा वैल्यू भी, स्टैंडर्ड बढ़ाइए आप। सर ये फरीदाबाद में बैठे हैं, वहाँ पे 10,000 से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट नहीं होता। नहीं, आप बोलिएगा मोनिका मैम, आप ये बोलिएगा कि हमने यहाँ डिस्कशन किया और हमारी दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, आपको विश्वास करना है। आप पहले 1 महीना का दवाई लीजिए और हमारा 10-20 लाख सर सर आप ये देखिए कि वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं मेदांता हॉस्पिटल से, तो वो उनको पूरा विश्वास है, इसीलिए उन्होंने हमें अप्रोच किया है सर। और तो मेदांता से आप कम, मेदांता के डॉक्टर से आप कम है क्या मोनिका मैम? हाँ बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन फिर भी एक ट्रस्ट ही होता है सर, जो क्योंकि ऑब्वियसली सर जब इमरजेंसीज होती है ना तो सब लोग एलोपैथी की तरफ ही जाते हैं, तो सर हर किसी को। मोनिका मैम आपका फरीदाबाद में इतना बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए आयुर्वेद का कि लोग बोले कि हाँ हमें इनके पास ही जाना है और इनके पास सबसे अच्छा सुख सुविधा है और बेस्ट है इनका, ऐसा होना चाहिए। जी सर, जी सर। हाँ। अभी क्या है ना, मेरे पास बॉम्बे स्टॉक मार्केट के पेशेंट आते हैं, तो अगर मैं उनको छोटे क्लिनिक में बैठाऊंगा तो वो तो बैठना ही नहीं पसंद करेंगे। मेरे पास अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, तब वो लोग बैठते हैं।
लोग देखते हैं चौक चमादन कैसा है। अब ये एयरपोर्ट से आ रहे, टर्मिनल 3 से आ रहे थे, तो अब आपका क्लिनिक भी वैसा 5 स्टार जैसा दिखना चाहिए। जी मतलब सर। ये प्रैक्टिकल बात है। सर एक बात और बताऊं, जो बड़े लोग है ना, अगर इनको ना 50 रुपए की दवाई 500 या 1000 में ना दे तो इनको पता ही नहीं लगता भी कुछ दिया डॉक्टर ने, वो ये सोचेंगे कुछ दिया ही नहीं हमें। वो हाँ। मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए भी होता है, चाहे 50 की दवाई दो लो पर चार्ज 500 रुपए करो। जी ठीक है, गरीब को छोड़ दो, और अमीर मेन को बात क्या है, मेन बात क्या है कि हमारा माहेश्वर वटी सस्ता है क्या, शिवा गुटिका सस्ता है क्या? वो भी तो महंगा ही है ना। सर वो तो बदल भी बहुत महंगा सर। हाँ तो हाँ प्रणाम मैम, मोनिका मैम प्रणाम। जी प्रणाम सर। मैम आप फरीदाबाद में कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ पे? सर हम सेक्टर 11 में है सर। डॉक्टर आकाशदीप? जी जी जी, डॉक्टर आकाशदीप मेरे हस्बैंड है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हम जी। कभी आपसे मिले नहीं, क्योंकि वो तो डॉक्टर साहब को तो काफी अच्छे से जानते हैं। जी जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। ठीक है, बहुत अच्छा केसेस आज प्रेजेंट हुआ। जी सर। सर इससे स्टार्ट करते हैं सर, फिर आपसे बीच बीच में पेशेंट तो से सब लीव कर लोगों से। दिए, पेशेंट लीव कर दिए। हाँ पेशेंट लीव किए सर, हाँ जी हाँ। बिल्कुल सर। तो हम लोग इनको स्टार्ट करते हैं ये दवाइयाँ, और फिर पहले उसके दीपन बाद पाचन करिए, पहले दाढ़ी जी मास्टक चूर्ण, ऐसे कुछ जी दीपन पाचन करके, और फिर आप इनको बस्ती प्लान करिए, और इनसे फीस भी ले, और पर डे का 2500 3000 ऐसे बस्ती का लीजिए। मैं आपको तरीका बताऊंगा, तो आप बोलेंगे वाह ऐसा भी होता है क्या, मैं आपको फोन पे बताऊंगा। जी 10 सर। दिन के लिए 10 दिन के लिए एडमिट रखो हॉस्पिटल में, 10 डेज मिनिमम। उसका हाँ। खाना जी सर। पीना सब बैलेंस कर लो, खाना हाँ। पीना हाँ वो रहना करना अपने पड़ेगा तरीके सर, से। उसी के ऊपर काम वहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि सर जो सुना ना उनका, वो पूरा उनका दिनचर्या ही पूरी गड़बड़ है। मतलब वो सुबह मैम से ले, उनको उनका लंच भी टाइम से नहीं है, डिनर भी टाइम से नहीं है, वो सब गड़बड़ है उनका। मैम फिर 10 डेज के लिए मिनिमम उनको बुला लो और सब अपने पेड़क्स हिसाब ने से जो करो। है ना, वो सादा घी मत दीजिए। आप दाढ़ी मादी घृत देंगी ना, और बोले ये जी बहुत जी महंगा घी है, बहुत अच्छा है, तो पेशेंट बोले अच्छा इतना अच्छा है, और टेस्ट भी अच्छा है दाढ़ी मादी घृत। ऐसे ये प्रैक्टिकल मैं कुछ सिखा रहा हूँ आपको। जी। जो अमीर हैं उनसे पैसा लीजिए, जो गरीब है उनको सस्ता दीजिए, रॉबिनहुड बनिए आप। जी जी सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, आज का बहुत अच्छा चर्चा हो रहा है। सर मेरा एक केस था। एक बोलिए, पीपी लोग बोल रहे हैं, सर प्रशांत जी पवन जी, दोनों में से एक बोलिए। मेरा एक केस था, बताऊं क्या? बताइए बताइए। सर एक लेडी आई थी मेरे पास आज, करीबन 58 ईयर्स ओल्ड लेडी थी, जी और उनको मेद वृद्धि था, और उनको बायलेटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस था। जी। तो उनका सारा ट्रीटमेंट प्लान किया था पूरा। उनको दीपन पाचन दिया था मैंने अभी 1 हफ्ते का, और उसके बाद उनको सर मैं जानू बस्ती, मात्रा बस्ती और तिक्तशीर बस्ती दे रहा था। जी। तो और सर और क्या कर सकते हैं इसमें? आप मतलब मेन कंप्लेंट क्या है? उनको बायलेटरल और ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उनको उनकी जो संधिवात है उनके लिए, उनके दोनों घुटने का आप काटी क्या पे चला करिए गया है। उसमें, ये सोचिए कि स्नेहन कम हो गया है सबसे मेन, तो आपको तिक्तक क्षीर बस्ती देना पड़ेगा, महातिक्तक घृत, गुगुल तिक्तक घृत, नरसिंह रसायन, ये तो देना ही पड़ेगा, और स्वर्णकल्प में स्वर्ण मालिनी वसंत। ठीक है, पेशेंट अफोर्डेबल है क्या महंगे दवाइयों का? हाँ वो हो जाएगा उनका, उनको मैंने बोला व्रतवा चिंतामणि रस का, तो वो शुद्ध अस्थि मकर 6 है रस मेन दीजिए। उनका। जी। जी जी जी। और सर वो 101 आवर्ती वाला शीर वाला तेल है ना, वो आप दीजिए जी। उनको, और देखिए उनका ऑस्टियोआर्थराइटिस 7 दिन में पेन कम हो जाएगा। तो क्षीर बल्लभ क्या नस भी दूं और मात्रा बस्ती भी दूं, दोनों मात्रा दे बस्ती दीजिए, दूं? 100 ml का दीजिए सर। वो मेरा इतना अच्छा तेल है ना, उसका बस्ती देंगे ना तो वो पूरा स्नेहन करता है, बल देता है संधियों को, संधियों को बल भी चाहिए, और मतलब स्नेहन होने से वेदना कम होनी चाहिए। आप तक शीर बस्ती का बाद में प्लान करिए, आप पहले शीर वाला का बस्ती दीजिए। जी सर 7 जी दिन में सर। पेन कम हो जाएगा ना, तो पेशेंट आपके पास आ जाएगा, विश्वास बढ़ जाएगा जब पेन कम होगा तो, और उनका जो कट कट आवाज आ रहा है, क्रिपिटेशन हो रहा है जॉइंट्स का, वो कम हो जाएगा बस्ती से, तेल का बस्ती से। सर आपने जी उसमें जी। हेतु क्या निकाला, आपने क्या सोचा उसको, आम बात वगैरह क्या सोचा आपने? नहीं वो तो डायग्नोसिस ही था पूरा, एक्सरे लेके आए थे, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री थी, और मतलब हाइपरटेंशन था, और गृहिणी का भी प्रॉब्लम था, सब था उनके लिए। तो सर मेरा ये कहना है कि
जैसे आप बोले ना पेन कम, हाँ अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उनको पेन ही की है कि उनको बहुत तो सीवियर पेन हो देखिए, रहा है, वो अगर एलोपैथी। आप चाहते जी हैं कि पेशेंट फॉलो अप दे, आपको आपको आर्थिक लाभ हो, जी आपका यश हो, सबसे पहले उसका जो मेन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप शीरबला तेल का मात्रा बस्ती दीजिए। सबसे पहले ये काम करिए। अगर आप बहुत ज्यादा तिक्त रसात्मक घृत देंगे तो पेशेंट भाग जाएगा, बोलेगा ये क्या आयुर्वेदिक है, ये सब कड़वा कड़वा घी देते हैं। आपको विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। पेशेंट आपकी बात क्यों मानेगा? जब तक आप पेन कम नहीं करेंगे वो आपकी बात नहीं मानेगा। सर जी जी। प्रणाम सर। अच्छा, हाँ जी, सर उनको इससे पहले जानू बस्ती दीपन जो मैं पाचन नहीं देना चाहिए सर? दीपन पाचन दीपन देखिए पाचन, मैंने बोला। हाँ सर, दीपन पाचन का जो औषधि है उसमें सर इसमें क्या प्रयोग कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर सर मेद वृद्धि भी है, स्थौल्य बता रहे हैं सर। तो तो आरोग्य स्थौल्य वर्धनी जो है वो मेद धातु पे काम करता है ना, आरोग्य वर्धनी दे सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। अजमोद आदि चूर्ण भी उसमें लहसुन दे आदि सकते बटी हैं। है। हाँ सर, ये देने के बाद में फिर हमें जो है सर शीरबला की बस्ती शुरू करनी चाहिए। हाँ, अच्छा सर, जानू बस्ती उनको किस तेल से दे सकते हैं अपन? जानू बस्ती भी यही तेल से दीजिए, लेकिन जानू बस्ती से अच्छा है कि नॉर्मल बस्ती दें। और पेशेंट को ये बताइए, कन्विंस करिए, खाना खिला के शाम को बस्ती देना है और ये तेल 12 घंटा बॉडी में रहना चाहिए। जितना मैक्सिमम रिटेन करेगा उतना पेन कम होता जाएगा, है ना। निकल जी गया सर। तो कोई बात नहीं है, लेकिन जितना बॉडी में रिटेन होगा, जितना स्नेहन होगा वो तेल का, उतना उनका पेन कम होगा। और पेशेंट खुद बोलना चाहिए कि मुझे इतना ज्यादा वेदना था, पेन था, मुझे कोई दवाई से नहीं हुआ। और फिर आप उनको सिखाइए भी, जैसे साइकिल में हम लोग तेल डालते हैं तो चाक अच्छे से घूमता है, उसी तरह से हम जितना तेल डाल रहे हैं उतना आपका स्नेहन होगा, तो आपके जॉइंट्स का पेन पूरा ठीक हो जाएगा। ऐसे कन्विंस करिए। सर इसमें अनुवासन के बाद में हमें निरू कब लगानी चाहिए सर? कितनी अनुवासन दे रहे हैं उसके बाद निरू का मेरे हिसाब से निरू अनुवासन ये सब करना है, लेकिन पेशेंट हमारे पास क्यों रहे, टिके क्यों, उसके लिए वेदना कम करना है। पहले मात्रा बस्ती से शुरू करें 7 दिन, उसके बाद निरू अनुवासन ऐसे करिए। अब सर वो तो मैंने पूरा प्लान उनको बता दिया है कि मैं आपको ये करने वाला हूँ, क्योंकि सर उसमें कुछ अपनी अर्निंग भी तो होना चाहिए। तो हम निरू बस्ती करेंगे, हम अपना जानू बस्ती करेंगे, उनका पूरा सर्वांग स्नेह शोधन करेंगे, और वो फिर हम करिए। मात्रा बस्ती देंगे तो उसमें पैसे हमें ज्यादा मिलेंगे ना सर। हाँ, सर इसमें मेरा एक सजेशन है कि अगर आप जब सर्वांग स्नेह शुरू करें उससे पहले एक बार उनका रूक्षण जरूर करें सर, ड्राई गिरी करके उनका जो आम पाचन हो जाता है ना एक बार, उसके उनका जो आप मैडम बता रहे आम, हैं फैटी, हेलो सर, जी फैटी पेशेंट है उनका आम तो आप पाचन चल रहा है, करीबन 1 महीने से दवाई खा रही है वो उसके लिए। हाँ सर वही एक सजेशन कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सर क्या स्टार्ट कर रखे आपने आम पाचन के लिए? मेद वृद्धि के लिए क्या दे सकते हैं उनको और अपन? मेद वृद्धि के लिए मेदो और गुगुल दीजिए, चंद्रप्रभा दीजिए, त्रियोशनादि लौ दीजिए, नवक गुगुल दीजिए, लेखनीय गण का अगर गोली है वो दे दीजिए। जी सर जी आभा जी। गुगुल और लाक्षादी गुगुल यहाँ पर यूज कर सकते हैं? 100% आभा और गुगुल बने लाक्षा गुगुल देंगे ना तो वो नेचुरल कैल्शियम रहता है, वो संधान करता है। और सर अश्वगंधा और बला चूर्ण का शीरपाक यहाँ अच्छा काम करेगा? 100%। तो सर मैं उनके लिए अश्वगंधा बला तेल का ही उनको उनकी जानू बस्ती कर रहा हूँ मैं। उसमें अश्वगंधा बला और आपका महानारायण में मिला के दे रहा हूँ। ठीक है सर वो? ठीक है, ठीक है। सर दीपन पाचन के लिए क्या स्टार्ट किया आपने? आरोग्य वर्धनी बड्डी चल रही है हेलो उनके लिए। कितने गोली सर, चल रही है? इसमें गृहिणी पे भी थोड़ा कार्य करना चाहिए, विरेचन उसको देना चाहिए, क्योंकि गृहिणी अच्छी हो तो मज्जा भी अच्छा होगा और बाकी का धातु पाचन भी उसका अच्छा होगा ना, जी रस जी जी। पाचन वगैरह। एक्चुअली मैडम तो प्रॉब्लम गृहिणी, ये आ रही है, नहीं मैंने सर एक चीज देखी है प्रैक्टिस में, मैं देख रहा हूँ मतलब कि लोगों को इतनी जल्दी है पंचकर्म कराने की कि वो दीपन पाचन करना ही नहीं चाहते। उनको बोलो भैया 1 हफ्ते दवाई खाओ, पहले 8 दिन 10 दिन दवाई खा तो लो, दीपन पाचन आप कर ये लो, क्यों सोच फिर रहे हैं कि दीपन पाचन कराना है? आप मात्रा बस्ती जब दे रहे हैं तो उनका वेदना एक साइड कम होते जाए, एक साइड से दीपन पाचन करते रहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप जी पहला जी दिन से दीपन मात्रा पाचन बस्ती चालू ही दीजिए। रखना चाहिए और उसके साथ साथ मात्रा बस्ती, लेकिन एक विरेचन हुआ तो उसका गृहिणी अच्छा हो जाएगा। मेरे मैं पास तो भी एक क्या करता पेशेंट हूँ ऐसा ही कि था। मैं कमल जी के उससे एकदम सहमत हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक दिन शीरबला तेल का मात्रा बस्ती दे दिया और फिर रात हाँ, को एक मैं दिन त्रिविध ठीक लेहम है। खिला दिया, तो विरेचन भी हो जाता है और तेल का स्नेहन भी हो जाता है। बॉडी को हाँ, जो चाहिए अभी वो तो ले लेगा। पेशेंट सर ओबेज है तो थोड़ा सा कैस्ट्रोइल मानो, उसमें शुंठी मानो तो दीपन पाचन भी शुंठी करेगा, और कैस्ट्रोइल दोगे तो उसका मृदु विरेचन होगा। दोनों पेशेंट दे ज्यादा सकते तकलीफ हैं, में मात्रा वो बस्ती भी चीज। दीजिए और विरेचन भी दीजिए, दोनों दीजिए। सर जी इसमें सर आप जी सर।
क्योंकि पेशेंट स्थूल है तो हमें जो है वरुण शुद्रादि क्वाथ है और साथ में अजमोदादि चूर्ण दीजिए, तो उससे दीपन पाचन भी होगा और उससे मेद की भी और वृद्धि कम मैं तो होगी। ये बोलूंगा कि बाद में उनका वेट लॉस पे ज्यादा बोलिए कि आपके जॉइंट्स पे ही वो आ रहा है, नी जॉइंट पे ही लोड बेयरिंग आ रहा है पूरा, तो आपका वेट लॉस करना मस्ट है। तो आप मेरा एक जो डाइट चार्ट है वेट लॉस का वो उनको फॉलो कराइए सर। जी सर, जी सर। हाँ, सर वो इवन डाइट मैंने फॉलो। अभी ना स्थौल वाला जो आयुष दर्पण पे डिटेल काफी वो लेक्चर हुआ तो उसको मैं सुन रही थी, तो उसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया कि जो ये यब होता है हम लोग जो जौ देते हैं तो जौ दोनों ही उसमें दिया जाता है, भ्रंगण के लिए भी दिया जाता है और रूक्षण के लिए भी दिया जाता है, मेदो वृद्धि वाले पेशेंट्स में भी दिया जाता है। तो वो जो सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आपको जो जौ है ना वो लघु मात्रा में जब आप यूज करेंगे ना तो वो अपतर्पण करेगा, और यदि वो ज्यादा अमाउंट में आप यूज कर रहे हैं तो वो संतर्पण करेगा। तो उन्होंने कहा हमने पेशेंट्स में, अपने मेदो वृद्धि वाले पेशेंट्स में देखा है कि हम यदि जौ का 1 चम्मच जौ लें और उसमें 1 कप दूध के साथ और 2 कप पानी डाल के बॉयल करके सुबह क्षीर बनाए उसका यप क्षीर, और मॉर्निंग में खाली पेट पेशेंट को दिलाते हैं तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आता है, वेट रिडक्शन काफी अच्छा होता है। बट यदि हम जैसे पेशेंट को खिचड़ी रोटी के फॉर्म में जौ यूज कराते हैं तो वहां संतर्पण करता है। तो सर ये ना काफी अच्छा मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। मैम जौ यानी सातू, मराठी में या वो सातू सातू। तो इसको आप सर यूज कर सकते हैं। सातू। हाँ जी मैम, जी। यप सत्तू ना, तो यप को आप ऐसे बार्ली को जौ कहते हैं ना? या बार्ली। हाँ। ओके। मैम किससे सुना था आपने ये? आप आयुष दर्पण पे संतोष सूर्यवंशी वो बोल रहे थे। हाँ सर, ये आयुष दर्पण पे पूरा एक लेक्चर हुआ है, 7 आवर्स का है, तो आप सुनिए, मेरा भी मैंने भी 2 घंटे का ही सुना है। मैम इसका लिंक है तो आप वो हुआ है लेक्चर, वो भारतीय विद्यापीठ से एमडी के हैं संतोष सूर्यवंशी सर, वो जमदग्नि सर के स्टूडेंट हैं। हाँ सर, काफी बहुत अच्छा, मतलब हर एस्पेक्ट में आपको स्थूल का पता चलेगा, वो प्रेगनेंसी में, फिजियोलॉजिकल और हमारा आयुर्वेद में क्या बहुत अच्छे स्पीकर बोल रहे थे। हाँ बहुत अच्छा स्पीकर्स थे, तो प्लीज लिसन। हाँ यूट्यूब पे है, आप यूट्यूब पे देखिए, तो उसमें ना संडे पे हुआ है, मैं आपको डेट भेज दूंगी ग्रुप पे, बहुत अच्छा था। उसमें ना आप ना मतलब ये 10:30 बजे शुरू हुआ था और 1 बजे ना पंचकर्म के एक मैडम ने लिया था, वो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा। मैंने भी उसको देखना है कभी मैम। मैम ग्रुप में प्लीज शेयर कीजिएगा मैम लिंक। हाँ अच्छा, मेरे को मिला तो मैं देखती हूँ, मैं लिंक का ना पेस्ट कर देती हूँ। जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। आईफोन करके कौन है जिन्होंने हैंड रेज किया है? आईफोन कौन है? आईफोन कौन है जिन्होंने हैंड रेज किया है? मैं हो सकती हूँ, आई डोंट नो। हाँ तो आईफोन आप नीलम मैम मैंने तो ऑलवेज नेम लिखा हुआ होता है, आज क्यों नहीं आता है, आई डोंट नो। कैसी है नीलम मैम, आपके वो पेशेंट कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अभी तक उसके साथ बात नहीं की, मैं आज करूंगी, कल टाइम नहीं था। बट जब अभी अदर डॉक्टर बात कर रहे थे कि कड़धान्य, तो कड़धान्य क्या होता है? कड़धान्य मतलब चना, मटर, मटकी, बाजरी, जो सूखा धान्य होता है कड़धान्य बोलते हैं। ऑल कठोर गुजराती में कठोर कहते हैं, राइट। तो बट नहीं, मेरा वो भी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, अदर क्वेश्चन ये है कि मैंने काफी टाइम सुना है जिसको किडनी वगैरह का प्रॉब्लम है, तो हम लोग कहते हैं कि दाल नहीं खाना है, तो जो वेजिटेरियन है तो उसको प्रोटीन के लिए फिर क्या खा सकते हैं? आप प्रोटीन वाले डॉक्टर हैं आप, हम प्रोटीन नहीं मानते हैं। आप एलोपैथिक कॉन्सेप्ट करके आयुर्वेद को घुसाएंगे तो नहीं होते। वो अम्ल विपाकी होता है और वायु का प्रकोप करने वाले सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें को डैमेज करती हैं। राइट। हाँ तो हम उसके लिए हमको क्या खाना है? आप केवल प्रोटीन के लिए दाल ही खिलाएंगे क्या? दूध नहीं है क्या? अपना घी नहीं है क्या? उसमें प्रोटीन नहीं होता क्या? नहीं, घी तो लेते हैं, बट हम दही नहीं खा सकते, कुछ लोग। हमें वात पित्त कफ के हिसाब से चलना है। वायु प्रकोप करने वाला दाल होता है वो बंद करना है, स्प्राउटेड चीजें। अगर ग्रहणी अच्छा नहीं होगा तो प्रोटीन खाने का क्या बेनिफिट? वो यूरिक एसिड ही बढ़ाएगा। जब ग्रहणी काम ही नहीं करेगा तो प्रोटीन का वैसे देने का बेनिफिट ही नहीं है, कोई डाइजेस्ट ही नहीं होगा।
राइट राइट राइट। और आप जब घी आपका के रूप अग्नि में सही खिलाइए, होगा। गाय का दूध में पिलाइए, प्रोटीन खिलाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं ना आयुर्वेद के हिसाब से मैच करके। राइट राइट राइट। जी पहले तो अग्नि Okay, अच्छा करने thank का you. ना, अग्नि के बाद ही फिर सारा कुछ होएगा। हाँ, एक डॉक्टर कुसुम मलिक जी आई हैं हरियाणा की, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, इन्होंने हैंड रेज किया है लेकिन बोल नहीं रही हैं। जी डॉक्टर कुसुम प्रणाम मलिक सर, जी। प्रणाम हाँ, आपका सर। रक्त मुझे धातु तो अच्छा हो गया, आपने बताया था रक्त पाचक। जी जी सर, जी थैंक यू सर। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, डाउट था हाँ मतलब। हाँ सर एक का ना फीवर का पेशेंट था मेरे पास, आई थिंक कोरोना ही था उसको। तो सर उसका फीवर ना कम नहीं हो रहा था बिल्कुल, पीसीएम भी लिया उन्होंने ये 650 वाला और ये सब। तो सर वो पेशेंट ना बाद में मैंने उनको ये जयमंगल रस अपना और त्रिभुवन कीर्ति और महासुदर्शन दिया, तो सर उनका फीवर तो ठीक हो गया 2 दिन में। सर बाद में ना उनको वीकनेस के लिए मेरी आपसे बात हुई थी, तो सर उनको बहुत ज्यादा वीकनेस था, इतना वीकनेस था कि वो वॉशरूम नहीं जा पा रहे थे। तो मैंने फिर सर आपने बताया था वो मकर ध्वज और ये अपना क्या नाम है, स्वर्णमाक्षिक, तो ये दोनों दिया स्वर्ण था सर। तो मार्कशीट उनका नहीं बोला था, स्वर्ण मालिनी वसंत बोला था। सॉरी स्वर्ण मालिनी वसंत, यस सर, राइट हाँ और मकर ध्वज। तो सर उनका वीकनेस और सब तो चला गया, लेकिन सर उनको ना अभी ये हो गया है, मतलब वो स्किन के ऊपर ना ऐसे रेडनेस आ रहा है, मतलब इचिंग, और इचिंग के बाद में फिर वहां पे मार्क बन रहा है, जैसे रेखाएं बन जाती है ना, इसका ऐसा मतलब है कि उनका मिथ्याहार विहार हो रहा है, पित्त ज्यादा बढ़ गया ना, पित्त दोस्ती हो गया। उनका खाना पीना आप देखिए, खाना पीना में संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्तनम, उनका निदान आप पहले चेक करिए, और फिर रक्त को साफ करने के लिए महामंजिष्ठादि क्वाथ है, फिर कैशोर गुगुल है, फिर मतलब बहुत सारे गुडुची है, रस पाचक, रक्त पाचक, ये सारी दवाइयां दीजिए, ठीक हो जाएंगे। गंधक रसायन जी है। सर, मैंने वो तो सर उनका होल्ड कर दिया अभी, स्वर्ण मालिनी और ये तो मकर ध्वज, तो फिर मुझे लगा कहीं बल उनसे लेकिन कुछ। बढ़ा ना, कितना दिन में बल जी बढ़ा? सर, बल तो बढ़ गया सर, बल बढ़ गया उनका, वो स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो गई सर। स्किन की प्रॉब्लम, उनके खाने पीने में क्या गड़बड़ हो रहा है वो देखिए। ओके सर। हाँ, ठीक है सर, और मैं एक बात बताऊं क्या, मुझे आज के जो केस हुए उसमें से कुछ बताना है कि जो ये अभी मोनिका मैम के जो पेशेंट है ना, ये बोले मैं पंजाबी खाना खाता हूँ, हैवी खाना खाता हूँ, और मूत्र वेगावरोध, कॉन्स्टिपेशन है। तो आप ऐसा सोचिए कि कितना ग्रहणी दुष्टि हुआ है, कितना अत्याचार किया है ग्रहणी पे, और फिर किडनीज पे अत्याचार होके वो फेल हो गया। तो ये क्यों करते हैं लोग इतना ज्यादा? जब खाना पच नहीं रहा तब भी क्यों खाते हैं, और पेट साफ नहीं हो रहा है, सामता है इतनी ज्यादा, तब भी क्यों खाते हैं लोग इतना ज्यादा? जी सर, पंजाबी लोगों की सर डाइट तो बहुत हैवी रहती है सर। तो एक्सरसाइज करें, उसको पचाएं, तक्र का सेवन करें। सबसे ज्यादा बीमारियां भी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, मोटा पेट, वेट गेन, सभी इनको ये ज्यादा होती है पंजाब में। जी, मोनिका मैम का बहुत ज्यादा स्कोप है अभी तो, आयुर्वेद में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में लोग तो बहुत अच्छा आयुर्वेद का सब फॉलो करते हैं, लेकिन मोनिका मैम के तो बहुत स्कोप है, पूरा पंजाब है मैम का। सर मैं तो हरियाणा में हूँ, पर हाँ सर खाना यहाँ पे है, ये हैवी है सर। जी मैम, हरियाणा और पंजाब दोनों में ही हैवी खाना तो रहता दोनों ही में ही है, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जी तो लोग मिथ्याहार तो विहार वहाँ पे ये करेंगे उतना आपका डायबिटीज और प्रैक्टिस अच्छा। हाइपरटेंशन ये सब तो बड़ी कॉमन बीमारियां हैं। जी जी जी। आप ना मोनिका मैम एक काम करिए, मोनिका मैम आप ना पूरा आयुर्वेदिक एक डाइट चार्ट बनाई दीजिए, मैं आपको जी, हेल्प करूंगा। और जी, सारे पेशेंट को वो प्रिंटेड डाइट चार्ट पहले बोलिए कि ये फॉलो करेंगे तब हम आपको गारंटी से ठीक करेंगे। डाइट चार्ट फॉलो ग्रुप में शेयर करो ना। हाँ ठीक है। अच्छा मैं सबको शेयर करता हूँ। वो डाइट चार्ट का एक नियम बना दीजिए, पेशेंट फॉलो करे, वो डाइट चार्ट से ही पेशेंट का बीमारी 90% ठीक हो जाए, ऐसा डाइट चार्ट होना चाहिए। जी सर। जैसे डाइटिशियन देते हैं उस तरह से हमें आयुर्वेद का देना है। जी सर। डॉक्टर नीलम जी कुछ बोलेंगे क्या? फॉरेन स्टाइल पे चलते हैं वो, तो पोहा खा लो, ओट्स खा लो, जो हमारी इंडियन चीजें वो तो बताते ही नहीं है वो। हाँ, नीलम जी क्या बोल रही हैं? सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर। सर शीत पित्त का जैसे ये चिकित्सा सिद्धांत क्या होगा, वात कफ पर होगा या नहीं है? वात पित्त तो दोनों में, उदर्द में भी पित्त है और शीत पित्त में भी पित्त है। एक में वात का रहता है, एक में ये कफ का रहता है अनुबंध। पर सर मुझे जो दाने में थोड़ा कफ लगा, जो दाने थे थोड़ा व्हाइट कलर के थे, तो उसमें आप कफ, पित्त और कफ का देखें। वो आप देखिए ना, आपके पेशेंट का हमें कैसे पता चलेगा? आप देखिए कफ का दिख रहा है कि पित्त का? जो दाने थे मतलब दाने है वो पित्त से भी तो आ सकते हैं ना। अच्छा, पित्त दोनों में कॉमन है, उदर्द में भी है, शीत पित्त में भी है, पित्त कॉमन है। और पित्त का त्वचा में गया तो दाने भी आ जाते हैं। पित्त की चिकित्सा विरेचन करा दीजिए। हेलो सर।
हाँ जी। सर त्वचागत कंडू हो पेशेंट को और फंगल इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो, पूरा कम हो गया होगा फंगल इन्फेक्शन, लेकिन रात को ही उसको वात प्रकोप के कारण से त्वचागत कंडू हो, तो उस टाइम पे हम पेशेंट को सरसों का तेल, हरिद्रा और नीम चूर्ण लगाकर भी उसका कंडू कम ना हो, तो उस टाइम पे पेशेंट को क्या करना है? विरेचन हो गया है, वीकली तो वंस आप रक्त उनको बोलिए मोक्षण ना भी हो 1 साल गए तक, और 1 साल तक नीम का चूर्ण, हल्दी का चूर्ण और सरसों का तेल मिक्स करके लगा दें 1 साल तक। जिसको सरसों का तेल साथ में नहीं है तो उनको नारियल और का तेल पेशेंट को लेकिन सर पेशेंट का थोड़ा सा सत्व भी हीन सत्व का है पेशेंट, और इरिटेबल भी थोड़ा सा है पेशेंट, उसको समझा कर भी वो कहता है कि जल्दी ठीक होना चाहिए, सिर्फ तो बोले अभी हम सब कुछ जल्दी चला। करेंगे, आप भी बोले हम जल्दी करेंगे, मानस मित्र को टीका दे दीजिए और बोले जल्दी ठीक करेंगे हम आपको। ओके, तो इस टाइम पे पेशेंट का आहार अच्छा खाता है बोलता है पेशेंट, लेकिन मुझे लगता है उसका हेतु सेवन कम नहीं हुआ है, क्योंकि चला जाने के बाद, विरेचन के बाद सब कुछ चला गया था और फिर बाद में चालू हो गया। तो पेशेंट अगर सब कुछ खाने पीने लगेगा तो हमारा दुकान कैसे चलेगा? वो बोले खाओ खाओ और हमारे पास। मैम आप कैलाश जीवन लगवाइए। आप क्या करिए, कैलाश जीवन, हमको बोलिए कि आप ना, आपको ये डाइट फॉलो करना है, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको हमारे पास लाइफ लॉन्ग आना पड़ेगा। ठीक है, अभी अंजना मैम आज कुछ बोल नहीं रही हैं, अंजना मैम बोलेंगी तो हम सेशन बंद करेंगे, क्योंकि बातचीत तो बहुत अच्छा हो रहा है आज। जी सर, आज बहुत अच्छा था, आज हम सुन रहे थे सबको, बहुत अच्छा रहा। और मैं आप लोगों को ना प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ, तो किसी को बुरा मत लगे। आप पेशेंट भी अगर सुन ले फेसबुक पे तो बोलिए कि हमको क्या अच्छा क्लिनिक नहीं चाहिए क्या, हम आपको रोड पे बैठाए क्या, आपको दरी पे बैठाए, हम आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे तो हम ये बात करते तो इसमें क्या गलत है? अगर कोई आपको कंप्लेंट करे मोनिका मैम कि आपने ऐसे बात क्यों कहा, तो बोलिए कि हम अच्छा क्लिनिक नहीं बनाए क्या आपके लिए, आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो आपका अच्छा है तभी तो हम लोग कर रहे हैं, कार से आप घूमते हैं तो हम आपको कार वाले पेशेंट को अच्छा नहीं दे क्या हॉस्पिटल, इसमें क्या है? नहीं सर, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि अब वो समय चला गया कि हम एक कमरे में बैठ के पेशेंट देखें। आज अच्छे खासे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आयुर्वेद के खोलने चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। मोनिका मैम ने काफी अच्छा क्लिनिक बना, हॉस्पिटल काफी अच्छा बना रखा है। अच्छा, आपने देखा है? हाँ, वो बहुत सर, वो कहते हैं ना कि हम तो काफी दिन से सर के साथ हैं, जानते हैं सर जी। तो और मोनिका मैम को कभी भी देखा है सुबह भी उठ के पढ़ती हैं, फिर मतलब इतना डेडिकेशन है मैम का, ये बताती नहीं है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है। मैम से कभी मिला नहीं, सर से तो मिलता ही रहता हूँ, काफी अच्छा हॉस्पिटल बना रखा अभी सर का, तो अभी तो और बनेंगे, 5-6 बनेंगे, मेदांता जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल बनेंगे जी। ठीक है अंजना मैम, आप बोलिए ना सेशन बंद करने को, तब कर देंगे। जी सर, शुभ रात्रि सभी लोग। शुभ रात्रि। प्रणाम सर, सभी के लिए प्रणाम, नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।